नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN 7 में हूं आकाश सोनी। देश में बढ़ती असहिष्णुता के खिलाफ साहित्यकार, रंगकर्मी और फिल्मकारों के विरोध का मामला थमा भी नहीं था कि अब कांग्रेस पार्टी ने इस मामले को तूल दे दिया है। पूरे मामले में दो पक्ष हो गए हैं। एक खेमा साफ तौर पर मानता है कि देश में अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में है, असहिष्णुता बढ़ी है और हिंसक वारदातों में इजाफा हुआ है। वहीं दूसरे खेमे का आरोप है कि असहिष्णुता के नाम पर राजनीति हो रही है। हर वाकये को केंद्र सरकार से जोड़कर केंद्र को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। इस विरोध में सोनिया के अगुवाई में कांग्रेस का राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकलने वाला है। इस मार्च की हलचल के बाद अब तक के विरोध के पीछे कांग्रेस का हाथ बताया जाने लगा है। इस पर होगी अपने खास मेहमानों के साथ विस्तार से बात। पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। पुरस्कार लौटाने से शुरू हुआ सफर अब राष्ट्रपति भवन तक मार्च की शक्ल ले चुका है। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी देश में बढ़ती असहिष्णुता से इतने दुखी हैं कि राष्ट्रपति से मुलाकात कर इस पर चर्चा की नौबत तक आ गई। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद सोनिया ने बीते दिनों ही कहा था कि संगठन और एक खास विचारधारा के लोग जनता को बांटने के लिए इसका प्रचार कर रहे हैं। नफरत, हिंसा और तुच्छ सोच एक योजना का हिस्सा है। हम ऐसे खतरनाक इरादों को कामयाब नहीं होने देंगे। इनसे देश की नींव हिल जाएगी। हम ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। राष्ट्रपति भवन तक मार्च इसी सोच का नतीजा है। हालांकि केंद्र सरकार और बीजेपी ने इन आरोपों को हमेशा नकारा है। एक बार फिर वित्त मंत्री जेटली ने इस पर सियासत को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। देश में पूर्ण शांति है, सद्भाव की भावना, सद्भाव का माहौल है और ये कभी देश इंटॉलरेंट रहा नहीं है और कभी रहेगा नहीं। और इसलिए राजनीतिक कारणों से इस विषय को उठाने का कोई लाभ नहीं है। बढ़ते असहिष्णुता के शोर के बीच कई बार राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी इस पर अपनी चिंता जता चुके हैं। साहित्यकारों और रंगकर्मियों के बाद ये मुद्दा बॉलीवुड तक भी पहुंच चुका है। अपने जन्मदिन के मौके पर किंग खान के नाम से मशहूर शाहरुख ने भी न केवल इस पर चिंता जताई बल्कि माना कि देश में इन दिनों घोर असहिष्णुता है। एक चैनल से बातचीत में शाहरुख बोले, असहिष्णु होना मूर्खता है और ये सिर्फ हमारा एक मुद्दा नहीं बल्कि सबसे बड़ा मुद्दा है। देश में धार्मिक असहिष्णुता और धर्मनिरपेक्ष नहीं होना सबसे जघन्य तरह का अपराध है जो आप एक देशभक्त के रूप में कर सकते हैं। ये पूछे जाने पर कि क्या वो अपना पद्मश्री पुरस्कार लौटाएंगे, शाहरुख बोले, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरा मतलब प्रतीकात्मक रुख के तौर पर होगा। जिन लोगों ने सम्मान लौटाए हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। शाहरुख के इस बयान के बाद पहले की सरकारों की दौर में हुई घटनाओं और उस दौरान खामोश रहने वाली हस्तियों की चुप्पी पर भी सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये कि नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के वक्त पुरस्कार लौटाने वाले कहां थे? 1984 के सिख दंगा के वक्त क्यों नहीं लौटाए गए पुरस्कार? भागलपुर और मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान क्यों नहीं हुआ केंद्र सरकार का विरोध? आपातकाल के दौरान क्यों नहीं लौटाए गए थोक में पुरस्कार? बीजेपी के नेताओं की माने तो इस वक्त विरोध करने वाले वैचारिक असहिष्णुता का परिचय दे रहे हैं। इस देश में जब एटमॉस्फेयर टॉलरेंस का है तो अवार्ड लौटाने का कोई औचित्य नहीं है। राष्ट्र का सम्मान होता है और ये सम्मान देश नहीं देता, ये उन्हीं के समाज के, उन्हीं के व्यवसाय के जो एक्सपर्ट्स जूरी होती है वो उनका नाम तय करते हैं और इसलिए वापस लौटाने का कोई औचित्य नहीं है। पुरस्कार लौटाने वाले लोग आज देश में वैचारिक आतंकवाद फैला रहे हैं। ये खुद का लोकतंत्र का सबसे प्रहरी मानते हैं और व्यवहार तानाशाही जैसा करते हैं। दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। इस बीच सरकार ने भी विरोध जताने वाले गुट से संवाद के संकेत दिए हैं और सरकार के रुख से लोगों में उत्साह भी है। साहित्यकारों की छोटी मोटी फरमाइशें हैं, जैसे आज मालूम हुआ कि शायद राजनाथ जी ने बुलवाया है और कहा है कि लोग आकर के मिलें, तो अगर उनको बाकायदा इनवाइट किया जाएगा तो वो आएंगे और कोई ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं है। ये जो साहित्यकार होते हैं, कलाकार होते हैं,
इनकी बड़ी आकांक्षाएं नहीं होती हैं। क्या देश का माहौल सचमुच बेहद खराब हो गया है या फिर ये सियासत है जो मामले को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रही है? सवाल कई हैं। मसलन जिन राज्यों में अपराध हुए वहाँ की राज्य सरकारों के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठी? दादरी कांड से लेकर कलबुर्गी तक केंद्र सरकार को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है? कांग्रेस पार्टी जिस तरह से मामले में अब मुखरता से सामने आई है, क्या विरोध की आवाज के पीछे वही है? ये सवाल भी उठेंगे ही और इन सवालों के जवाब विरोधी खेमे और कांग्रेस दोनों को देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। असहिष्णुता या हताशा, यही है आज का मुद्दा। इस बड़ी बहस में इस वक्त हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा, जो थोड़ी देर में जुड़ने ही वाले हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने वाले जाने माने कवि राजेश जोशी हमारे साथ हैं। लेखक प्रोफेसर चमन लाल जी इस वक्त हमारे यहाँ हमारे साथ हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और लेखक अवनिजेश अवस्थी जी यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ हैं। अवनिजेश जी पुरस्कार वापसी का विरोध कर रहे हैं, ये उनकी पोजीशन है। साथ ही इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ है IBN डिजिटल के संपादक जयदीप कर्णिक। इससे पहले की खास मेहमानों से बात करें, सबसे पहले आइए चलते हैं हमारे संवाददाता विक्रांत यादव के पास। विक्रांत, ये बताएं कांग्रेस की इस वक्त क्या तैयारी है? कौन कौन नेता आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं? देखिए आकाश, लगभग सभी तमाम बड़े नेता पार्लियामेंट हाउस के अंदर हैं। आप देख सकते हैं कि बाहर मीडिया का बाहरी जमावड़ा लगा हुआ है। कांग्रेस के भी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में आए हैं। पुलिस ने काफ़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं चारों तरफ से, क्योंकि अभी अभी कुछ देर पहले, करीब 10 मिनट पहले अचानक से भगत सिंह क्रांति सेना के तेजिंदर सिंह बग्गा यहाँ पर पहुँच गए थे और उन्होंने अपने जो उनके समर्थक थे उनके साथ नारेबाजी भी की और यहाँ पर उसके बाद पुलिस हालांकि उन्हें गिरफ्तार करके हिरासत में लेकर यहाँ से चली गई है। लेकिन पुलिस के लिए काफ़ी सुरक्षा का इंतजाम करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि तमाम VIP आप देख सकते हैं कि पूरा यहाँ से इसी राजपथ से होते हुए राष्ट्रपति भवन तक कांग्रेस का ये प्रतिनिधिमंडल जाएगा और कुछ देर बाद यहाँ से वो निकलेंगे पार्लियामेंट हाउस के अंदर से। और पुलिस ने पूरी बैरिकेडिंग की हुई है कि उस तरफ लोग ना जा पाएं। मीडिया के लोग भी, उनको भी रोकने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि तमाम VIP सुरक्षाधारी नेता कांग्रेस के हैं। राहुल सोनिया उसमें खुद हैं। तो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि ये पूरा आमतौर पर खुला रहता है, आम लोग यहाँ पर घूमते हैं। लेकिन आज पुलिस ने अभी कुछ देर पहले इस पूरे एरिया को एक तरह से रोका है रस्सी और बैरिकेडिंग करके, कि ताकि आम लोग यहाँ पर ना आ पाएं और भीड़ कम से कम की जा सके। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे हैं, कई कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन ये एकदम अचरज की बात थी कि आम लोगों को जहाँ पर रोका गया था और सब कुछ कोशिश की थी, उसके बावजूद, पुलिस की लाख कोशिश के बावजूद भगत सिंह क्रांति सेना के जो नेता थे यहाँ तक पहुँच गए थे। हमारे ठीक पीछे इसी जगह पर वो लोग अपना नारेबाजी कर रहे थे और कह रहे थे कि 84 के सिखों के दंगों के कत्लेआम के दोषियों को सजा दी जाए। बहरहाल अब से कुछ देर बाद कांग्रेस का मार्च शुरू होने वाला है। आकाश, विक्रांत हमारे साथ ही रहे। एक तरफ कांग्रेस देश में बढ़ रही असहिष्णुता पर मोदी सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ 84 के दंगा पीड़ितों ने राजपथ पर प्रदर्शन कर कांग्रेस का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि उस वक्त कांग्रेस कहां थी जब सिखों पर अत्याचार हो रहे थे। राजपथ पर एक जगह कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है तो दूसरी तरफ तैयारी चल रही है एक और प्रदर्शन की। दिल्ली के सिख कम्युनिटी के से जुड़े हुए कुछ लोग हमारे साथ में हैं। सर, ये आपका नाम बताइए। मेरा नाम कम्युनिटी से, किस संगठन से जुड़े? हम कुलविंदर सिंह, मेरा नाम कुलविंदर सिंह बंटी है। बात संगठन की नहीं भाई साहब, बात जो हमारे ऊपर 31 साल पहले जो हमारे ऊपर कत्लेआम हुआ था, कत्लेआम निर्दोष सिखों के ऊपर, हमारा कसूर क्या था? हमारे को घरों में से निकाल के हमारे भाइयों को, बहनों को टायर डाल के जला के मारा और आज तक हमें अभी तक इंसाफ नहीं मिला। ये हमारा देश भारत आज़ाद है। आज जो सिख है वो इस करके कहते हैं कि जिनके मन में दुख है, कि वो ये कहते हैं कि आज तक 31 साल हो गए, इतने लोग शहीद हुए, इतना कुछ हुआ, लेकिन आज तक भारत सरकार और जिस देश के हम वासी हैं, जो हमारी जो हमारी ये मातृभूमि है, ये हम फख्र करते हैं कि हम इस पे पैदा हुए, लेकिन एक दुख इस बात का है कि आज तक एक भी दोषी को उसकी सजा नहीं मिली। आज इंदिरा गांधी के कातिलों को फांसी दे दी गई, KS दुग्गल, इंदिरा गांधी के कातिलों को इन्होंने फांसी दे दी और बाकी जो कातिल हैं दिल्ली में खुलेआम घूम रहे हैं। सब लोगों को मालूम है कितनी कमेटियां बनी, कितना खर्चा हुआ। एक भी आदमी को ये अगर पनिश कर देते, सिखों को कम से कम उसका
ये रही कि तमाम आरोप लगा के जो तमाम तरह के लोग हैं, अलग अलग कम्युनिटी के हैं, अवार्ड वापस कर रहे हैं। आपको लगता है कि 84 के नाम पे भी कुछ ऐसा होना चाहिए था कि इसने आवाजें उठाई? बिल्कुल होना चाहिए था। ये बिल्कुल ये जो कांग्रेस की सोचिए चाल है, लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। ये सब कांग्रेस के आदमी हैं। 84 हुआ, इतने आदमी मरे, इतने आदमी बेघर हुए, किसी को उस समय किसी ने भी अवार्ड वापस नहीं किया। आज इसको एक इशू बनाकर पॉलिटिकली गेन करने का कोशिश किया जा रहा है, मोदी जी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आपने सुना अभी सिख समुदाय के कुछ लोग क्या कह रहे थे। सिख समुदाय के एक गुट ने आज प्रदर्शन भी किया है। अपने खास मेहमानों के पास चलते हैं। सबसे पहले चमनलाल जी, अगर आपसे जानना चाहूं मैं, अभी आप इन प्रतिनिधियों को सुन भी रहे थे कि 84 के दंगे थे, इस तरह के और भी दंगे पहले हो चुके, लेकिन इतनी संख्या में पहले लेखक आगे नहीं बढ़े और इसीलिए कुछ बीजेपी नेताओं का यह कहना है कि ये पूरी तरह से एक राजनीतिक साजिश के तहत हो रहा है। ये बात बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बताऊं कि 1984 में मैं खुद दिल्ली में था और जनसत्ता अखबार से जुड़ा हुआ था और मैंने उस वक्त रिपोर्टिंग भी की है कल्याणपुरी एरिया की, खास तौर पे जहाँ पे रिपोर्टिंग हुई ही नहीं थी। लगभग एक हफ्ता बाद रिपोर्टिंग हुई है। उसके बाद उस वक्त PUCL PUDR ने मिल के रिपोर्ट निकाली थी। मैं भी PUDR का पार्ट था। हु आर द गिल्टी, दोषी कौन। तो ये कहना कि असल में ये चीज़ें एक नागरिक की भी जिम्मेदारी है। जब लेखकों के पुरस्कार लौटाने की बात है तो ये सिर्फ लेखकों की बात नहीं है, ये एक नागरिक से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। नागरिक कभी लेखक होता है, कभी डॉक्टर होता है, कभी कोई प्रोफेशनल होता है, कभी किसी भी फॉर्म में एक नागरिक हो सकता है। ये पुरस्कार क्यों लौटाए गए, ये राजनीति तो कतई नहीं, ये बिल्कुल अलग चीज़ है। तो सिख दंगों के समय लौटाए क्यों नहीं गए? एक मिनट, मैं बताता हूँ आपको। ये भी गलत है। मैं आपको तथ्य भी बताना चाहता हूँ कि 1984 में खुशवंत सिंह ने अपना पद्मश्री लौटाया था, नंबर 1। नंबर 2, ये जो झूठे किस्म के प्रचार में लगे हुए सब लोग, 1984 में कितने लोग हैं जिनको ये पुरस्कार मिले हुए थे? मतलब 30 साल के दौरान, 31 साल के दौरान जो जिन लोगों ने पुरस्कार लौटाए हैं उनमें 99% ऐसे हैं जिनको पुरस्कार ही 84 में नहीं मिला था। माने आप इस तरह से एक झूठे किस्म का प्रचार शुरू कर देते हैं और इस तरह से लोगों को। अवनीजेश जी आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, मुझे हैरत होती है चमनलाल जी की बात पर कि कहते हैं 84 के बाद मिला। 84 के बाद उस सरकार से लिया ही क्यों पुरस्कार आपने? जो सरकार उन दंगों में साफ साफ तरीके से शामिल थी, जो पार्टी, उस सरकार से तो आपको सम्मान लेना ही नहीं चाहिए था। और आप आज ये कह रहे हैं कि उसके बाद मिला, उसके बाद तो लेने आपको स्वीकार ही नहीं करना चाहिए था। मैं चमनलाल जी आपकी बहुत इज्जत करता हूं। आपने सवाल का जवाब ये दिया, कि मैं उस समय रिपोर्टिंग कर रहा था। रिपोर्टिंग करना आपका व्यवसाय था, आप जनसत्ता अखबार में थे, आपको करनी ही थी। लेकिन आपने विरोध क्या किया, आप ये बताइए ना। उस 84 के दंगों का विरोध कहां किया आपने? सुनिए, ये बताइए आप। रिपोर्टिंग आप एक रिपोर्टर की हैसियत से कर रहे थे। आप वहां पर एक पेशे से पत्रकार थे, इसलिए आपने रिपोर्टिंग की। आपने विरोध के लिए रिपोर्टिंग नहीं की। आपने कहा उससे मेरे से पहले किसी ने की नहीं थी। ऐसा बहुत सारा होता है कि यहाँ पहली बार हम पहुंचे, बहुत सारे चैनल वाले कहते हैं। ये एक आपके सामने चुनौती थी, आपने वहां जाकर कल्याणपुरी में की। जो कल्याणपुरी में देखा आपने, उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद कितने साहित्यकारों ने लौटाए, कितने वैज्ञानिकों ने आपका सवाल साफ है, शॉर्ट में जवाब ले लो चमनलाल जी से, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। पहली बात तो ये है कि बात को भटका रहे हैं, ये व्यक्तिगत मामला बना रहे हैं। ये मामला व्यक्तिगत नहीं है, व्यक्तिगत नहीं, ये तो एक और सभी की बात है, किसी एक व्यक्ति की नहीं। सुनिए, दूसरी बात ये है कि ये इन्होंने मेरी आधी बात सुनी और आधी बात सुनी नहीं। गुरबानी में एक बात कही जाती है कि लोग आधी टूक कोट कर देते हैं और उसी को फिर जो करते हैं उसका जो है ना गलत मतलब निकालते हैं। PUCL और PUDR की रिपोर्ट मेरा एक नागरिक के तौर पे जिम्मेदारी थी, ना कि एक रिपोर्टर के तौर पे। PUCL की रिपोर्ट जो हुआ द गिल्टी, नहीं, ये सिर्फ आपकी बात नहीं कर रही, ओवरऑल बात है। तो उसमें जो हमने इसको बहस को थोड़ा और बड़ा करेंगे, सबके पास चलेंगे। आपको दोनों को रोक रहा हूं मैं। हमारे साथ 2 और खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस से और समित पात्रा बीजेपी से, और साथ ही साथ जयदीप कर्णिक हमारे साथ है। राजेश जोशी जी इस वक्त भोपाल से जुड़े हुए। हम बात कर रहे हैं असहिष्णुता के मुद्दे पर, और अब से थोड़ी देर पहले शोभा डे जानी मानी लेखिका ने ट्वीट किया है। और अखिलेश प्रताप सिंह जी, आपसे सीधा सवाल है। शोभा डे ये कह रही हैं कि कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है, बड़ी हैरत की बात है। कांग्रेस बात कर रही है असहिष्णुता की, ये शोभा डे कह रही हैं। देखिए, मैं एक एक करके बता दे रहा हूं आपको। ये सरकार में ही असहिष्णुता है और इस सरकार में ही हताशा है। शोभा डे को भी अपनी बात रखने का अधिकार है।
और उनकी बात का भी हम बुरा नहीं मानते हैं। बुरा जो लोग नहीं, वो लोग मान रहे हैं कि जो लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मेरी सरकार के प्रति आप कैसे ये कह रहे हैं। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, ये सरकार कैसे इतनी असहिष्णु है। इस सरकार की माता आरएसएस ने आज जेएनयू को क्या कहा है, राष्ट्रद्रोहियों का अड्डा। इसी को बोलते हो असहिष्णुता। यदि आपको वैचारिक भिन्नता है तो आप भी अपने विचार रखें। शोभा डे जी के विचार का भी स्वागत है, जो विपक्ष कह रहा उसका भी स्वागत है। और दूसरी बात, इस सरकार के मुखिया महामहिम राष्ट्रपति ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उस विचार से अपने आप को सहमत किया माननीय मोदी जी ने। सरकार में बैठे तमाम लोगों ने इस विचार को, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने इस विचार से अपने आप को सहमत किया। सरकार में के आला अधिकारी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, बहुत से लोगों ने इस विचार से अपने आप को सहमत किया। ठीक, देश का हर वर्ग कह रहा है। ठीक है, कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी आप कह सकते हैं कि अपोनेंट है, ये कह रहे हैं, लेकिन आपके पास इतनी बड़ी मेजॉरिटी है, आप क्यों इतनी जल्दी जीत के अभी आए थे, आप क्यों नहीं लोगों को कन्विंस कर दे रहे हैं? कर दीजिए। अखिलेश जी, आपकी बात बिल्कुल साफ है, संबित जवाब देना चाह रहे हैं। तीसरी बात, मैं आपसे एक सेकंड एक बात और मैं कहना चाहता हूं जी। मैं बोल लूं? जी, बात पूरी करें। एक बार बार ये कहा जाता है कि ये अब क्यों हो रहा है, तब क्यों नहीं हुआ था। ये जो लोग ये कहते हैं, बड़ा अपने आप को बचकाना सोच का परिचय देते हैं। आज कोई कहे कि निर्भया में उतना तहलका मचा था, दिल्ली में, राजस्थान में उसी स्तर के कई और कांड हुए, क्यों नहीं तहलका मच रहा है? तो ये कोई आर्गुमेंट नहीं होता है। ठीक है, टाइमिंग पर आगे आते हैं। कोई जस्टिफिकेशन का तरीका नहीं होता। एक ये बचकाना सोच जो कहता है, वो अपने आप को बचकाना सोच बता रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं बता लूं इस पे, आकाश जी। जी जी, आ जाओ। हाँ, देखिए आकाश जी, एक फिलॉसफी यहाँ समझने की आवश्यकता है। ये जो 65 वर्षों तक, नहीं आप धन्यवाद, आपने हमें आने की इजाजत दी। जो 65 वर्षों तक कांग्रेस ने हिंदुस्तान पे राज किया है, कांग्रेस का एक तासीर है। तासीर क्या है? अगर सत्ता से वो बाहर हटती है, एक महीने के लिए भी अगर सत्ता से बाहर हटती है, तो मैं बार बार हर दिन कहता हूं, आज फिर कहूंगा, जल बिन मछली वाली उसकी हालत होती है। तड़पन अगर समझना हो, तड़पन क्या होता है, वो कांग्रेस पार्टी को देखिए जो सत्ता से बाहर होता है। करोड़ों खरबों रुपए मारने का उन्हें मौका नहीं मिलता है, उस पैसे को बांटने का मौका नहीं मिलता है, और उस पर छुट्टी बनाने का मौका नहीं मिलता है। तो स्वाभाविक रूप से ये जो कुछ भी आज हो रहा है, दो कारणों से, एक तो तड़पन कांग्रेस की, दूसरी बात हमें परेशान करके देश को आगे लेने से रोकने के लिए। इसलिए हम बिल्कुल इससे परेशान नहीं होंगे, मुस्कुराते हुए जवाब देंगे। अभी आप राजनीति का जवाब दे रहे हैं, मैं जानता हूं आप बहुत सारी और बातें बोलना चाहते हैं और खास तौर पे मुद्दे पे आपको लाना चाहूंगा, लेकिन जल्दी से दर्शकों को बता दूं, इस वक्त मार्च शुरू हो चुकी है, वो विजुअल्स आपके स्क्रीन पर है और कांग्रेस पार्टी इस मार्च को राष्ट्रपति भवन तक लेकर जाना चाह रही है। ये विजुअल्स आप इस वक्त देख रहे हैं, संसद भवन से आगे बढ़ते हुए ये मार्च अब राष्ट्रपति भवन की ओर जा रही है। राजेश जोशी जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। कमल हासन ये कह रहे हैं अवार्ड वापस करने से क्या होगा, अवार्ड वापस ना किए जाएं। इंटॉलरेंस अगर आपको लगती है तो इंटेलेक्चुअली उसको खत्म कीजिए, अगर आपको लगता है असहिष्णुता है तो उस पर देश में बहस कीजिए, बौद्धिक शास्त्रार्थ कीजिए, और तभी तो सामने आएगा कि क्या होना चाहिए। राजेश जोशी जी, ये तो सब कुछ किया ही जा रहा है, सिर्फ एक मात्र पुरस्कार नहीं लौटाए जा रहे हैं। बरसों से हम लोग ऐसे सभी शक्तियों के खिलाफ जो देश में वातावरण को खराब करती हैं, असहिष्णुता का वातावरण बनाती हैं, 90 के बाद से लगातार जो वातावरण बनाया गया है, बाबरी मस्जिद के ढहाने से लेकर और गुजरात के दंगों से लेकर और अभी तक, उन सब पर बहुत सारी कविताएं, हजारों की संख्या में कविताएं लिखी गई, हजारों की संख्या में लेख लिखे गए। ये थोड़ा सिलेक्टिवली आप हिस्ट्री को नहीं देख रहे, से बाहर हो जाते, छोड़ दिया आपने, 90 से ही देखना शुरू किया। और देखिए, ऐसा नहीं है, ये सब सारे साहित्यकारों की विश्वसनीयता, सारे इतिहासकारों की विश्वसनीयता और सारे बुद्धिजीवियों की विश्वसनीयता पर ये सवाल उठा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अरुण शौरी तो इनके व्यक्ति हैं और श्री यशवंत सिन्हा तो इनके व्यक्ति हैं, श्री शत्रुघ्न सिन्हा तो इनके व्यक्ति हैं। वो असहिष्णुता की बात कर रहे हैं कि असहिष्णुता का वातावरण बन रहा है, वो तो कांग्रेसी नहीं है, वो तो वामपंथी नहीं है, वो तो इन्हीं के व्यक्ति हैं, इन्हीं के सांसद हैं। आखिरकार वो सवाल क्यों उठा रहे हैं? एक इंडिपेंडेंट वॉइस भी मेरे साथ, जयदीप कणिक। राजीव थोड़ा सा रुकिएगा। जयदीप,
मेरे ख्याल से दोनों तरफ से जब बात हो रही है तो आधा आधा चित्र देखा जा रहा है जी। कंप्लीट कीजिए इस तस्वीर को। जी आकाश, आपने सही कहा बिल्कुल कि सबसे बड़ी बात यह कि पहले से ही कई खेमों में बट चुके इस हिंदुस्तान को अब एक बार फिर अवार्ड वापस करने वाले और अवार्ड वापस न करने वालों के खेमे में बांटने की जो कोशिश की जा रही है, उसमें आमजन दरअसल बहुत त्रस्त भी है, बहुत कंफ्यूज भी है। और तेरा दंगा मेरा दंगा की ये जो राजनीति है दरअसल पूरे हिंदुस्तान की छवि खराब करने पर तुली हुई है। मुझे लगता है कि इसमें मार्च निकालने की बजाय संवाद का मंच कायम करने की ज्यादा जरूरत है। जरूरत है एक ऐसे मंच पर सभी उन लोगों को लाने की जिनको लगता है कि उनकी आवाज को सुना नहीं गया, उनकी आवाज को दबाया गया, और अगर उस वक्त उस आवाज को नहीं सुना जाता है तो फिर हिंदुस्तान के लोग भी उनके साथ खड़े होंगे। लेकिन केवल इस तरह खेमेबाजी करने से और आधा इतिहास दिखाने से मुझे लगता है कि हिंदुस्तान पूरा नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। और इस वक्त अरुण सिंह हमें बता रहे हैं मार्च शुरू हो चुकी है। अरुण सिंह की रिपोर्ट के लिए सीधे चलते हैं अरुण के पास। देश में असहिष्णुता के वातावरण को लेकर कांग्रेस पार्टी इस वक्त प्रदर्शन करने जा रही है। एक मार्च की शक्ल में कांग्रेस पार्टी के नेता राष्ट्रपति भवन की तरफ जा रहे हैं। पार्लियामेंट में गांधी जी की प्रतिमा के सामने ये नेता इकट्ठा हुए थे और वहां से अब साइलेंट प्रोटेस्ट किए हैं। सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष सबसे आगे हैं, उपाध्यक्ष राहुल गांधी उनके साथ हैं, आनंद शर्मा है, हनुमंत राव है, गुलाम नबी आज़ाद हैं, AK एंटनी, कपिल सिब्बल, राजीव शुक्ला, तमाम जो नेता कांग्रेस के हैं। अनेकता में एकता, भारत की विशेषता, इस तरह के नारे, सबसे सुंदर सबसे न्यारा, सर्वधर्म समभाव हमारा। हाल के दिनों में जो घटनाएं हुई हैं पूरे देश में, कांग्रेस का ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से बने हैं और जब से बीजेपी की सरकार देश में आई है, असहिष्णुता का वातावरण बढ़ा है देश में। और जिस तरह से दादरी की घटना हुई उसके बाद तमाम साहित्यकारों ने अपने पुरस्कार लौटाए, कलाकारों ने अपने पुरस्कार लौटाए, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी अब सड़क पर उतरी। और देखिए ये जो नज़ारा है यहाँ पर, तमाम जो कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के हैं वो इस वक्त अब राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ रहे हैं। और जो मूल प्रोटेस्ट है, जो मुख्य प्रोटेस्ट है, वो यहाँ पर राष्ट्रपति भवन की तरफ इस वक्त जा रहा है। सोनिया गांधी यहाँ SPG के घेरे में, और कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं, महासचिव हैं, सचिव हैं, कांग्रेस पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा में जो सांसद हैं, वो सारे यहाँ पर इकट्ठा हैं। और कांग्रेस की एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी के सारे मेंबर भी यहाँ पर हैं। और धीरे धीरे प्रोटेस्ट मार्च राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ रहा है। ये तीसरी बार लगातार होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनने के बाद जब सोनिया गांधी सड़क पर उतरी हैं। पहली बार वो उतरी थी भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ, जो पार्लियामेंट से उन्होंने राष्ट्रपति भवन तक मार्च किया था। उसके बाद वो मनमोहन सिंह को जब कोर्ट का नोटिस इशू हुआ था उस मामले को लेकर के 24 अकबर रोड से वो गई थी मनमोहन सिंह के घर, और तीसरी बार है एक बार फिर वो राष्ट्रपति के यहाँ जा रही हैं। तो कांग्रेस पार्टी ये लगातार ये तीसरी बार जो सोनिया गांधी हैं वो नेतृत्व कर रही हैं, और प्रोटेस्ट मार्च ये राष्ट्रपति की तरफ जा रहा है। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ अरुण सिंह, दिल्ली, IBN 7। In your regional language also, what would you like to say that on today protest in your regional language? ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತೇನು ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಧೋರಣೆ ಮತ್ತು तो इस वक्त कांग्रेस की ये मार्च शुरू हो चुकी है। अखिलेश जी, ये विजुअल्स आपको बहुत सुंदर लग रहे होंगे क्योंकि कांग्रेस में एक नई जान फूंकने का प्रयास किया जा रहा है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के नेतृत्व में सीधे राष्ट्रपति के पास जा रहे हैं। ये जो एक ताकत के रूप में कांग्रेस का आगे बढ़ना है, इसके पीछे कारण क्या है, क्या सोच गई है और कहां तक आप इस लड़ाई को ले जाएंगे? देखिए, जहां तक कहा आपने विजुअल, हमारे स्टूडियो में अभी आपका चैनल आ नहीं रहा है इसलिए मैं देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन इतना निश्चित कहूं मैं कि कांग्रेस पार्टी इस देश के लोगों की उम्मीद है। कांग्रेस पार्टी इस देश के हर व्यक्ति, हर जाति धर्म, हर क्षेत्र के लोगों की उम्मीद है, और यही कांग्रेस पार्टी की अपनी विश्वसनीयता है। हम चुनाव में जीत हार से ही सिर्फ मानक तय नहीं होते हैं, सार्वजनिक जीवन में विश्वसनीयता सबसे बड़ी चीज होती है, जो बीजेपी या मोदी जी में लेस मात्र भी नहीं है। अखिलेश जी एक बात बताएं, क्या आपको लगता है कि सरकार के अंदर एक जो लक्ष्मण रेखा पार नहीं होनी चाहिए असहिष्णुता को लेकर, वो पार हुई है, और ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? नहीं हुई है, देखिए हम बार बार वही बात फिर दोहराना पड़ रहा है मुझे कि यदि इतने लोग किसी एक बात को कह रहे हैं तो जो शीर्ष पे बैठा है, जो जिसकी जिम्मेदारी बनती है, उसका पहला कर्तव्य होता है, यदि उसे लोकतंत्र में आस्था है तो, अभिव्यक्ति में आस्था रखता है तो, कि वो लोगों की बात तो कम से कम सुने, संवाद तो करे। संवाद से अधिकांश चीजें समाप्त हो जाती हैं, लोगों को विभेद दूर हो जाते हैं, भ्रम दूर होते हैं।
लेकिन जब आप संवाद ही नहीं करेंगे, उनको उस पाले में रख देंगे और कहेंगे आप ये हैं, आप ये हैं, आप ये हैं, लेकिन जो शीर्ष पे बैठा है संबित जी उसके द्वारा ही उससे पहले आपने सीधा सवाल पूछा। एक सेकंड जो शीर्ष पे बैठा है। आकाश जी, आपने बीजेपी को बुलाया क्यों है यहाँ पे? आप अगर बीजेपी के व्यू को टॉलरेंट ही नहीं है, आधे घंटे में एक बार भी बीजेपी के पास नहीं आना चाहते हैं, तो आप बीजेपी को रिक्यूज कर देते हैं इस डिबेट से। देख लीजिए, यही है, यही है। देखिए, मैंने आपको बड़े प्यार से ये विषय रखा। जनता के नजरों में आप लोग मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया है कि इतने देर में आप बोल लीजिए। कोई नहीं, आप अखिलेश जी का रैली करवा लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। ये आपका हिटलर शाही हर जगह दिख जाता है आपकी सोच का। नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ, आप बोल लीजिए सर, मैं हटने को भी तैयार हूँ, मैं हाथ जोड़ के यहाँ से हट जाऊंगा, आप बोल लीजिए, मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपकी रैली भी करा ले। संबित जी आप बोले, अब अपनी बात पूरी करें। आपकी सोच का परिचय है। नहीं, पहले अखिलेश जी को पूरा बुलवा लीजिए। अखिलेश जी हो गया है, अब इजाजत हो तो बीजेपी बोल सकती है। हाँ, देखिए, पहली बात है, आपने अभी कहा कि नया प्राण फूंकने का प्रयास कांग्रेस कर रही है। बताइए, इतना प्राण हरण करने के बाद अभी कांग्रेस अपने प्राण में फूंकने वाली है? ये किस प्रकार का प्राण फूंकना है? दूसरी बात है, ये हो रहा है क्योंकि इंटॉलरेंस है देश में, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खत्म हो गया है। आप अभी चैनल में देखिए, हम तो अभी 2 सेकंड भी नहीं बोले हैं, जब से डिबेट शुरू हुआ है लगातार बीजेपी, नरेंद्र मोदी, सबको कोसा जा रहा है। पानी पी पी के गाली दी जा रही है कि इससे खराब सरकार कभी नहीं देखे, मोदी जी से खराब व्यक्ति और असहिष्णु व्यक्ति कभी आप लोगों ने नहीं देखा। सभी लोग बोल रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं। क्या हुआ? सुबह से शाम तक, सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक लगातार पानी पी पी के सरकार को और मोदी जी को गाली दिया जा रहा है। और फिर गाली किस लिए दिया जा रहा है? क्योंकि हमारा सांस घुट जा रहा है, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है, हम सरकार के खिलाफ बोलना चाहते हैं मगर हमारी आवाज रोकी जा रही है। कहां आवाज रोकी जा रही है? सरकार कुछ नहीं बोल रही है, हम तो चुप हैं, हमें बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। आप तो लगातार बोले जा रहे हैं, हमें डांट भी रहे हैं, हमें हिटलर भी, हम बोलने की कोशिश करते हैं तो आप हमें हिटलर भी कह देते हैं, फिर कहते हैं कि अरे असहिष्णु है। तीसरी बात, आप देखिए आकाश जी, कोई भी डाटा आज इंटरनेशनल जगत से आप उठा लीजिए, हर कोई कह रहा है कि इंडिया हैज बिकम अ ब्रांड, ये ब्रांड इंडिया बन गया है। तो ऐसे में कुछ लोग परेशान होकर उसे डीब्रांड करने में, डी वैल्यू करने में कि इंडिया से बुरा देश आज कोई नहीं है, ईरान इससे अच्छा है। आप देखिए, इरफान हबीब इतने बड़े अपने आप को इतिहासकार बोलते हैं, उन्होंने कल कहा ये संघ और आईएसआईएस में कोई फर्क नहीं है। आप बताइए, आरएसएस और आईएसआईएस में कोई फर्क नहीं है? इस प्रकार का संदेश आप पूरे विश्व में, आप एक इतना बड़ा इतिहासकार कहलाते हैं, अगर ऐसा संदेश आप पूरे विश्व में भेजेंगे तो विश्व इंडिया के बारे में क्या सोचेगा? वो बोलेगा ये तो ईरान से भी गया गुजरा देश है। ये किस प्रकार का संदेश भेज रहे हैं? मैं यही सवाल पूछना चाहता हूं। संबित जी हमारे साथ ही रहेगा और अवनीश जी मैं आपके पास भी आ रहा हूं। चमनलाल जी, पहले आप कह रहे थे कि 84 दंगों के समय आप रिपोर्टिंग कर रहे थे और आपने एक बहुत विस्तृत रिपोर्ट भी बनाई थी। उस रिपोर्ट के अंदर कुल जो खास चीजें निकली, सबसे खास बातें क्या थी उसमें? सुनिए मेरी बात, मैं इस तरह की जो टीवी में बहसें होती हैं, मैं उनसे बहुत हताश हूँ। आपने हताशा शब्द यूज़ किया है ना, तो मैं इनकी इस तरह की बहसों से हताश हूँ। सीधी बात यह है कि तर्क और तथ्यों पे बात होनी चाहिए, और तथ्यात्मक रूप से। अब आपने एक सवाल किया है तो उसके बारे में पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि वो रिपोर्ट मैंने कोई व्यक्तिगत रूप से नहीं बताई। वो PUCL और PUDR 2 संगठन थे, एक जिसमें एक संगठन का पार्ट मैं भी था, PUDR का, तो उन 2 संगठनों ने मिलकर बनाई है और उसमें बहुत सारे लोग शामिल थे, मैं उसका अकेले क्रेडिट नहीं ले सकता। दूसरी बात यह है कि उस रिपोर्ट में साफ तौर पर दंगों के लिए दोषी कांग्रेस के लोगों को ठहरा गया था, उनके नाम दिए गए थे बाकायदा, सज्जन कुमार का, HKL भगत का, धर्मदास शास्त्री का, और तमाम लोगों के इस तरह के जो लोग इसमें दंगों में भड़काने में शामिल थे, उन सबके नाम दिए गए थे। और यहाँ तक कि उस रिपोर्ट का जब पंजाबी में अनुवाद किया गया पंजाब में, तो उस वक्त की सरकार ने उसके ऊपर पाबंदी लगाई। और हैरानी की बात यह है, मैं आपको बताऊं, ये सब लोग जिस तरह की बातें कर रहे हैं, मैं सिर्फ तथ्यों की बात करूंगा कि बीजेपी और अकाली सरकार ने आज तक उस रिपोर्ट पर पाबंदी नहीं हटाई जो कांग्रेस के खिलाफ है। मतलब ये बात इस तरह से करते हैं। दूसरी बात मैं आपको ये साफ बताऊं, ये बार-बार मुझसे कह रहे हैं, एक मिनट, क्या मैं तो आप समझने की कोशिश कर रहा हूं कि इंटॉलरेंस उस समय कांग्रेस की थी और अब आप कह रहे हैं कि अब बीजेपी की है। सुनिए मेरी बात, मैं सिर्फ तथ्यों पर बात करूंगा। एक इन्होंने सवाल किया, आपने सरकार से इनाम को लिया, मैंने सरकार से कोई इनाम नहीं लिया। और सरकार से, सुनिए आप मेरी पूरी बात, आप अपनी बात बाद में कहिएगा, उन्होंने आप अपनी बात बाद में कहिएगा। हमारा जो पुरस्कार है वो बहुत छोटा पुरस्कार है, साहित्य अकादमी का अनुवाद पुरस्कार है,
जो मुझे इनकी सरकार के वक्त मिला, जिसको ये अपनी सरकार समझते हैं। मेरे लिए तो ना बीजेपी की सरकार अपनी है और ना कांग्रेस की सरकार अपनी थी, मैं साफ कह दूं। वो 2002 में मिला था जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, लेकिन वो सरकारी पुरस्कार नहीं था। वो हम साहित्य अकादमी को कोई सरकार नहीं समझते, साहित्य अकादमी को हम लेखकों की ही संस्था समझते हैं। और पूरी बहस जो है वो साहित्य अकादमी को लेकर लेखकों के बीच होनी चाहिए थी, जिसमें सरकार जानबूझ के कूदी है, क्योंकि सरकार को अपना गिल्ट कॉन्शियस नजर आता है। क्योंकि पूरी असहिष्णुता, सुनिए एक पूरी बात सुनिए, मुझे तो पुरस्कार लौटाना भी नहीं था। कलबुर्गी की हत्या हुई, उसके बाद से उदय प्रकाश ने पुरस्कार लौटाया, उसके बाद से 3 हफ्ते तक किसी ने कोई उसका एक शोक सभा तक नहीं की साहित्य अकादमी ने। एक मिनट, आप क्योंकि आप जो बातें कह रहे हैं एक एक करके मैं ले रहा हूँ। ये रास्ता जाता है जहां से कांग्रेस का पूरा डेलीगेशन अंदर जाएगा और 7 से 11 लोगों का जो दल है वो अंदर राष्ट्रपति के पास मेमोरेंडम देने जाएगा। और इनकी जो शिकायत है मोदी सरकार में जिस तरह से इंटॉलरेंस बढ़ रही है, इसकी शिकायत को लेकर कांग्रेस पार्टी का जो आरोप है, ये शिकायत लेकर राष्ट्रपति के पास जा रहे हैं। इससे पहले मुझे याद आ रहा है कि जब जमीन अधिग्रहण का बिल की बात हुई थी, उस वक्त भी इसी तरह से कांग्रेस और पूरा विपक्ष का डेलीगेशन राष्ट्रपति भवन मार्च किया था और उन लोगों ने राष्ट्रपति से मुलाकात करके अपनी बात कही थी। और उसी तरह इस बार भी जिस तरह का माहौल पूरे देश में बना हुआ है, कांग्रेस पार्टी का ये आरोप है कि जो इंटॉलरेंस बढ़ रहा है उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन और जो यूथ कांग्रेस के नेता हैं वो भी इसमें शामिल है। और पूरा कांग्रेस का दल यहाँ पर आया हुआ है, जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सीनियर नेता है सारे कांग्रेस पार्टी के, और इनमें से 7 लोगों का 7 से 11 लोगों का एक डेलीगेशन इस वक्त राष्ट्रपति भवन के अंदर जा रहा है। और वहां पर ये लोग ज्ञापन देंगे कि इस सरकार में जिस तरह का माहौल बन रहा है उस पर किसी न किसी तरह की अंकुश लगाई जाए। और राष्ट्रपति भी कई बार इस पर बोल चुके हैं। अब देखना यह है कि राष्ट्रपति के साथ कितने देर तक सोनिया गांधी, राहुल गांधी और जो पूरा 7 लोगों का डेलीगेशन है उनकी मीटिंग होती है, और उसके बाद ये लोग बाहर आएंगे और अपनी बात मीडिया से शेयर करेंगे कि किस तरह का रिस्पॉन्स उनको राष्ट्रपति से मिला है। तो इस वक्त लगातार हम आपको ग्राउंड से रिपोर्ट दिखाते जा रहे हैं। कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी के नेतृत्व में अब राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं और यहां राष्ट्रपति से मिलने के लिए कांग्रेस का एक डेलीगेशन अब सोनिया जी के नेतृत्व में अंदर जाएगा। चमनलाल जी, आप एक बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि 84 के दंगों में जो रिपोर्ट थी वो साफ तौर पे कांग्रेस के कई नेताओं का नाम उसमें आता था। क्या आप साफ तौर पे ये कहने के लिए तैयार हैं कि कांग्रेस की उस वक्त की सरकार इंटॉलरेंस को न केवल बढ़ावा दे रही थी बल्कि उसके कई नेता उसमें संलग्न थे? बिल्कुल, हम उसकी घोर निंदा करते हैं आज, और मैं एक नागरिक के रूप में मैंने उसके बारे में कई बार लिखा भी है। लेकिन वो मेरा कर्तव्य एक नागरिक का कर्तव्य था। उस वक्त मेरे पास कोई पुरस्कार नहीं था, मैं तो शायद उस वक्त स्टूडेंट था। सवाल ये है कि मैं आपको बताऊं कि असहिष्णुता कहाँ से शुरू हुई। इसी मामले में इसको बहुत ज़्यादा विकृत किया जा रहा तथ्यों को। जब उदय प्रकाश की बात पर ध्यान नहीं दिया गया, 6 अक्टूबर को नयनतारा सहगल ने 88 साल की बुजुर्ग लेखिका ने, बहुत सम्मानित लेखिका ने पुरस्कार लौटाया। उसके बाद 7 अक्टूबर को अशोक वाजपेयी ने लौटाया। अशोक वाजपेयी के ऊपर ज़्यादा हमले नहीं हुए, नयनतारा सहगल के ऊपर इतने हमले हुए, इतने वर्बल अटैक्स हुए, इतने ट्रोल्स पूरे पीछे पड़ गए, स्वार्म्स ऑफ ट्रोल्स, लाखों लोग जो उसके पीछे पड़ गए कि सलमान रुश्दी को कहना पड़ा कि मैंने उसकी हिमायत क्या कर दी कि मेरे पीछे पड़ गए। मैंने ये लोग बात करते हैं भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति में तो उम्र का बड़ा सम्मान है। 88 साल की नयनतारा सहगल, 87 साल के पीएम भार्गव जिन्होंने अभी पुरस्कार लौटाया, पद्म भूषण लौटाया, 90 साल की कृष्णा सोपती, इतनी सम्मानित। इनमें से कोई कम्युनिस्ट नहीं है, इनमें से कोई लेफ्टिस्ट नहीं है, इनमें से किसी को आप कांग्रेस से भी नहीं कह सकते। पंडित नेहरू की भांजी होना कोई गुनाह नहीं है। और नयनतारा सहगल को जो गालियां पड़ी हैं वो नयनतारा सहगल के कारण नहीं पड़ी, पंडित नेहरू की भांजी होने के कारण पड़ी, क्योंकि पंडित नेहरू से अवनीश जी, चमनलाल जी एक महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार की लिसनिंग पोस्ट कहां थी? अगर कुछ लोगों में गुस्सा था तो सरकार बुलाकर उनसे बात करती, समझती, तो शायद आप चमनलाल जी इस अवार्ड को लौटाते नहीं। यही कह रहे हैं आप? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि मैंने अवार्ड लौटाया लेखकों के साथ एकजुटता में। हमने कहा हमारे लेखकों की डिग्निटी के ऊपर इतने हमले। मैंने नयनतारा सहगल को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता भी नहीं, लेकिन एक लेखिका के रूप में सम्मान करता हूं। और दूसरी बात ये कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साहित्य अकादमी स्थापित की थी। मैं बहस में लौटता हूं। अरुण सिंह इस वक्त लाइव है हमारे साथ। अरुण, बताएं इस वक्त क्या हो रहा है? हम विजुअल्स में देख रहे हैं कि कांग्रेस नेता राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं। जी हाँ आकाश, राष्ट्रपति भवन तक कांग्रेस के नेता पहुंच चुके हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं।
सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जब से नरेंद्र मोदी बने हैं, ये तीसरा मौका है जब सोनिया गांधी सड़क पर उतरी हैं। कांग्रेस पार्टी जबरदस्त हार का सामना उसको करना पड़ा था। 44 सांसद उसके सिर्फ लोकसभा में बचे थे और उसके बाद कांग्रेस की जमीन बचाने की कोशिश जब कभी मौका मिलता है सोनिया गांधी करती हैं। अगर आप जी हम आपको सुन रहे हैं, आगे बोले अरुण, बात पूरी करें। मैं आपसे ये कह रहा था कि तीसरी बार यह है कि जब सोनिया गांधी सड़क पर पूरे दलबल के साथ उतरी हैं। पहली बार यहीं पार्लियामेंट से और वो राष्ट्रपति भवन गई थी आकाश, तब वो जो भूमि अधिग्रहण कानून पर लगातार वो विरोध कर रही थी कांग्रेस पार्टी, और जब सरकार उनकी बात नहीं सुन रही थी तो विपक्षी दलों की एकता के साथ वो यहाँ पर मार्च करने गई थी। दूसरी बार यह वाकया तब पेश आया था जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कोर्ट का नोटिस मिला था। उसके बाद भी सोनिया गांधी 24 अकबर रोड से और जो मनमोहन सिंह का घर है वहां तक पैदल मार्च करते गई थी। और ये तीसरी बार है जब इनटॉलरेंस, असहिष्णुता देश में बढ़ रही है, इस तरह का आरोप लगाते हुए मोदी सरकार पर सोनिया गांधी बिल्कुल अरुण सिंह हमारे साथ ही रहे। अवनीश जी आप जवाब देना चाह रहे थे। जी मैं चमन लाल जी की बात का जवाब दूंगा। अच्छा है कि संवाद करने के लिए इन्होंने पहल की है, लेकिन उससे पहले मैं एक बड़ी विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि आज 3 नवंबर के दिन पार्लियामेंट प्रेसिडेंट हाउस जाने के बजाय कांग्रेस पार्टी को, सोनिया जी को, राहुल जी को तिलक विहार या कल्याणपुरी या त्रिलोकपुरी जाना चाहिए था। कम से कम ऐसा तो लगता कि 31 साल बाद उनके मन में जो 31 साल पहले आज दिल्ली जल रही थी, चारों तरफ धुआं ही धुआं था, कर्फ्यू लगा हुआ था, कर्फ्यू लगने के बावजूद दुकानें लूटी जा रही थी, फैक्ट्रियां जलाई जा रही थी, लोग झंडा जलाए जा रहे थे। कम से कम कुछ तो ख्याल है। प्रेसिडेंट हाउस जाने के बजाय कम से कम आज उनको तिलक विहार या त्रिलोकपुरी या कल्याणपुरी जाना चाहिए था, पहली बात। दूसरी बात, चमन लाल जी की बात का जवाब। चमन लाल जी के व्यक्तिगत रूप से मैंने कोई बात नहीं की है, बात सिर्फ इतनी सी है कि मैंने ये कहा कि सम्मान लौटाने की बात, पुरस्कार लौटाने की बात जहां पर है, पूरी तरीके से किस तरीके से राजनीति प्रेरित है। मैं आपको बताता हूं, मुझे असहिष्णुता परिभाषित कर दीजिए। आज ऐसी कौन सी बात हुई है? स्याही फेंकना तो मुझे मालूम, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि यहां तो जूते फेंके गए। उनका ऐसा जूता फेंकने वाला एक व्यक्ति आज शायद दिल्ली में विधायक है। शरद पवार के साथ नहीं तो ये तो अखिलेश जी बता सकते हैं। अखिलेश जी आज अगर कांग्रेस इतना बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बना रही है और राष्ट्रीय बहस चाहती है इस मुद्दे के ऊपर, तो प्रोवोकेशन क्या है? कौन सी स्पेसिफिक चीज बात है ऐसी, ये तो बताएं। देखिए सुनिए, हम इसे मुद्दा नहीं बना रहे हैं, इसे मुद्दा मोदी जी बना रहे हैं। है क्या कारण, क्या है? जो सत्ता के शीर्ष पे बैठा है जिम्मेदारी के पदों पे, वो ही एजेंडा तय करता है। वो जो भी तय करेगा वो एजेंडा हो जाता है देश का। वो अगर विकास की बात करेंगे तो विकास एजेंडा हो जाएगा, वो अगर पाकिस्तान पटाखे की बात करेंगे तो वो एजेंडा हो जाएगा, वो अगर असहिष्णुता की बात करेंगे तो वो हो जाएगा। अखिलेश जी इस वक्त सुनते हैं कि आपके नेता क्या किन किन शिकायतों को लेकर प्रेसिडेंट के पास? यहाँ शिकायत नहीं है, पीड़ा है। ये एक पीड़ा है, ये इस देश की पीड़ा है, हमारे देश की आत्मा की पीड़ा है। हिंदू मुस्लिम एकता की एक पुकार है, ललकार है। और हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति जो हमारे देश के मुखिया हैं, हमारे परिवार के मुखिया हैं, वो हमारी व्यथा, हमारा ये कष्ट और हमारी पीड़ा को सुन लें और फिर कुछ समझाएं। इस बहरी गूंगी अंधी सरकार को समझाएं कि इस देश को चलाने के लिए उनका क्या कर्तव्य है और किस कर्तव्य का पालन कैसे होगा। अवार्ड वापसी को लेकर नहीं, अरुण जेटली जो बयान देते हैं वो बयान ही है, बयान का प्रश्न नहीं है। यहाँ प्रश्न ये है कि जिसने एक अवार्ड वापस किया है उसको क्या तकलीफ है, उसको क्या कष्ट है, उसको क्या दर्द है। दर्द का एक शब्द ऐसा है जो इस सरकार को समझ में नहीं आता, पीड़ा इस सरकार को समझ में नहीं आती, भूख इस सरकार को समझ में नहीं आती, आंसू इस सरकार को समझ में नहीं आती। तो ये कैसी अंधी सरकार है? आखिरी सवाल, रॉबर्ट वाड्रा की जमीन को लेकर बीजेपी अटैक कर रही है कांग्रेस पर। इस जमीन को अटैक कर रही है, ये हमारी जमीन है, ये इस मुल्क की जमीन, हम सब की जमीन है। आप तो आपने कांग्रेस के नेताओं की बात सुनी। संबित पात्रा, अभी आपने सुना होगा सलमान खुर्शीद कह रहे थे ये सरकार बहरी गूंगी और अंधी है। नहीं, देखिए बहरी गूंगी और अंधे कौन है मैं बता रहा हूं आपको। आप अगर आज सोशल मीडिया में देखेंगे या पाकिस्तान के अखबार में देखेंगे तो एक बहुत बेहतरीन फोटो छपा हुआ है, मणिशंकर अय्यर जी और परवेज मुशर्रफ साथ में बैठ के प्यार की बातें कर रहे हैं कि कैसे शांति बढ़े और क्या बढ़िया बढ़िया हो। बताइए, जो परवेज मुशर्रफ अभी एक हफ्ते पहले बोल रहा था ओसामा बिन लादेन और ये हाफिज सईद हमारे हीरो हैं, उसके साथ जाके आप जब गलबैये डाल के बैठते हैं
तब तो बहुत सहिष्णुता और बहुत अच्छा और उस प्रकार का आप विषय कहते हैं। यहां पे हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए आप 5 मिनट नहीं लगाते, आप कहते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार जो है वो बहरी, गूंगी और अंधी है। आपके खिलाफ मैं बता रहा हूं, अभी रॉबर्ट वाड्रा पे लेके हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, किस प्रकार से सोनिया जी और राहुल जी के भी करप्शंस के डील है, उस पर भी खुलासे हुए हैं। जब इन्वेस्टिगेशंस इनके खिलाफ आरंभ हो जाते हैं, जब इनको लगता है कि पूरा इन्वेस्टिगेशन अब इनके द्वारे आके खड़ा हो गया है और पकड़े जाने का पूरा डर है इनके ऊपर, तो उस समय ये इस प्रकार का मार्च करने का प्रयास करते हैं कि माहौल असहिष्णु है और ऐसे माहौल में ये हमारे ऊपर पॉलिटिकल एक्शंस कर रहे हैं। संबित जी, आप जो बोल रहे हैं इस पर राजेश जोशी जी के पास भी मैं जाना चाहूंगा। 1 मिनट मैं आपके दोनों के पास भी आता हूँ, राजेश जी के पास गया नहीं। राजेश जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि आप जैसे जो लेखक हैं, आपकी हो सकता है आप में से कई लोग ऐसे हो जो आपको कोई बात गलत लगी और आपने इच्छा से वो काम किया कि आपने अपना सम्मान लौटा दिया, लेकिन क्या आज कांग्रेस आपका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं कर रही है? देखिए, कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस की क्या राजनीति है, ये कांग्रेस जाने, और भाजपा की राजनीति क्या है, ये भाजपा जाने। लेखकों ने जो एक्शन लिया या बुद्धिजीवियों ने जो काम किया, वो इसलिए किया कि देश में असहिष्णुता का इतना भयानक वातावरण बना। अगर आप सिर्फ 1.5 साल में जो चुने हुए सांसद हैं और मंत्री हैं, उनके बयान अगर आप देख लें और उनकी संस्थाओं के बयान देख लें, तो आपको मालूम पड़ेगा क्या क्या कह रहे थे। चुने हुए सांसद रामजादे और हरामजादे जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। चुने हुए सांसद ये कह रहे थे कि ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र होकर रहेगा। चुने हुए लोग आप मैन्युफैक्चर ढंग से हमले कर रहे थे, तो अखलाक को घर में घुसकर मार रहे थे, आप लेखकों की हत्याएं कर रहे थे, और आपकी अकादमी एक अलग तरह की इंटॉलरेंस नहीं है क्या दूसरी तरफ से करने को तैयार नहीं थी? ये एक अलग तरह की इंटॉलरेंस है कि दूसरी विचारधारा की कोई भी बात हम नहीं सुनना चाहते। मैं आकाश जी आपकी बात से सहमत। एक मिनट बहुत जल्दी, वीरभद्र सिंह क्या बोल रहे सुन लेते हैं। वीरभद्र सिंह, आप कुछ भी नहीं सुनना चाहते, आप कोई। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह हमारे साथ हैं। वीरभद्र सिंह जी, आप लोग प्रोटेस्ट मार्च कर रहे हैं सोनिया गांधी के नेतृत्व में, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि पहले इन लोगों ने साहित्यकारों और कलाकारों को उकसाया और अब ये लोग पर्दे के सामने आ रहे हैं, पीछे यही लोग थे। ये झूठा आरोप है। साहित्यकार, पत्रकार सभी बुद्धिजीवी है, किसी के बहकाने की वजह से बहकाव में नहीं आ सकते हैं। यहाँ जनरल फीलिंग है सबके अंदर, और हमारे देश के अंदर जो है कई संप्रदाय के लोग हैं, कई धर्म के लोग हैं, सब मिलकर भारत बनता है, और भारत के सभी लोग जो है वो खुश रहें, वो करें कि वो लगता है ये संपर्क वहां से टूट गया है जी। अवनीश जी, आप बोलना चाह रहे थे? मैं सिर्फ इतनी सी राजेश जोशी जी और चमन लाल जी की बात का सिर्फ इतना ही जवाब देना चाहता हूं कि असहिष्णुता की बात, अखलाक की हत्या होती है, मुझे भी बहुत दुख है और सचमुच दुख है, लेकिन सफदर हाशमी की हत्या भी साहिबाबाद के चौराहे पर होती, मुझे आज तक जवाब नहीं मिला। उसी सफदर हाशमी की हत्या के पश्चात एक भी व्यक्ति ने कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि सहमत शाम की संस्था बनी और उसी सरकार से, जिस सरकार की पार्टी के एक व्यक्ति ने उसकी सफदर हाशमी की हत्या की थी, उससे लाखों करोड़ों रुपए का अनुदान भी लिया। असहिष्णुता वहां सामने आ जाती है। प्रोफेसर जोसेफ क्या, मैं एक ऐसे उदाहरण देने लग जाऊं तो सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे। मैं ये सिर्फ कहता हूं कि वहां पर चमन लाल जी ने कहा कि मंत्री बयान दे रहे थे, यहां पर दिग्विजय सिंह जी, सलमान खुर्शीद ने तो कहा कि मैं रोना आ जाता है बाटला हाउस के एनकाउंटर पर। वहां वो कांग्रेस कहती है उनका व्यक्तिगत बयान है, किसी की संवेदनशीलता नहीं जगती, किसी की आत्मा नहीं जगती कि एक केंद्रीय मंत्री क्या कह रहा है कि जहां पर एक पुलिस वाला शहीद हो गया, वहां के उस पूरे बाटला से एनकाउंटर को जिस हम समस्या से ग्रस्त हैं आतंकवाद से, उसके लिए एक पुलिस वाले ने जान दे दी, उसके लिए एक केंद्रीय मंत्री इतना बड़ा बयान दे रहा है कि वो तो फेक एनकाउंटर था। चिदम्बरम साहब बोलते हैं, अपना दिग्विजय सिंह बोलते हैं, सोनिया जी रो पड़ती हैं, इस पर किसी की संवेदना क्यों नहीं जगती? मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसमें राजनीति है और विशुद्ध राजनीति है। एक विपक्षी दल संसद के अंदर, संसद के बाहर, इसमें बुद्धिजीवियों को लाकर के कि देश में असहिष्णुता बढ़ गई। मैं एक छोटी सी बात, अभी पुजारी की हत्या हुई। एक तरफ राजनीति है, एक तरफ राजनीति है और प्योर राजनीति, राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश है। दूसरी तरफ एक आइडियोलॉजिकल डिबेट है जो कहीं ना कहीं भारत की और भारतीयता की आइडेंटिटी जो हमारी है पूरी तरह उससे जुड़ा हुआ है। इन दोनों को अलग करके देखें और अगर मूल विषय पर आकर देखें तो आज देश कहां खड़ा है। देखिए जरा सा एक इनकी बात का उत्तर देने दीजिए।
दो चीज़, मैं सिर्फ तथ्यों पे बात करूंगा। पहली बात, इन्होंने सफदर हाशमी की बात कही, बिल्कुल गलत बात कही इन्होंने। सफदर हाशमी की जिस दिन हत्या हुई 1 जनवरी को, उसी 1 जनवरी को, उससे अगले दिन उसी जगह के जिसपे भी हत्या हुई, कांग्रेस के गुंडों ने हत्या की थी जी, उसी जगह मुल्ला श्री हाशमी, उसकी पत्नी ने, जिसको इतना दुख था, उसने जाके वहीं पे नाटक किया। सैकड़ों हजारों मजदूरों की पुरस्कार कितने और लोगों ने लगातार लौटाए? आप बीच में मत बोलिए, नहीं, लगातार विरोध होता रहा। सवाल का जवाब दीजिए, मैं बीच में नहीं बोलूंगा। मैं आपको आज की अभी 2 ट्वीट्स की बात करता हूँ। अभी समृद्ध जी बोल रहे थे मणिशंकर अय्यर की बात, गलबैयां डाले हुए मुशर्रफ से वगैरह वगैरह, लेकिन इनके ही मित्र साथी पुराने सुधींद्र कुलकर्णी की ट्वीट है कि मैं MS अय्यर का, मणिशंकर अय्यर का बहुत सम्मान करता हूं कि उन्होंने वो हमेशा हिंदुस्तान और पाकिस्तान की वो हमारे एक और ट्वीट बीजेपी के एक आदमी ने कहा कि अगर सिद्धरमैया गाय का मांस खाएंगे मैं उसका गला काट के पूरे बाजार में घुमाऊंगा। ये है इनकी असैशन था। एक चीफ मिनिस्टर को ऐसे बाजार में। डेनमार्क में एक व्यक्ति के कार्टून बनाने पर हिंदुस्तान के एक मौलवी ने कहा कि 1 करोड़ रुपए का फतवा करता हूं, इनाम घोषित करता हूं, तो उस पर आप नहीं बोलते। ये कौन से अननोन व्यक्ति ने किसी ने सिद्धरमैया को कह दिया? ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। आकाश, मुझे लगता है आपने बहुत दिलचस्प सवाल पूछा था कि ये दोनों तरफ से आवाजें उठ रही हैं और दोनों का अपना अपना पक्ष है, और इन दोनों की आवाजों की टकराव के बीच में आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हिंदुस्तान कहीं उसकी आवाज खुद की दब गई है। मुल्क का जो आम आदमी है, जो आवाम है, उसकी आवाज में ये दोनों पक्ष नहीं है। वो ये जानना चाहते हैं कि जो अच्छे दिन के सपने हैं, जो अच्छाई है, जो विकास है, जिसकी तरफ उनको ले जाना चाहिए, जब वो नेताओं के भाषणों में, बयानों में, उस तरह टेलीविजन पैनल की बहसों में भी केवल हिंदू मुस्लिम या 84 के दंगे या गुजरात के दंगे की बात सुनते हैं, तो उनको लगता है कि उनको छला जा रहा है, उनको ठगा जा रहा है। मुझे लगता है कि ऐसी कोई कृति बताइए जो छपने को तैयार थी, जिसमें सरकार के खिलाफ काफी कुछ लिखा था और वो छापने नहीं दी गई। ऐसा कोई नाटक जो मंच पर खेला जाना था और उसको नहीं होने दिया गया। मुझे लगता है कि अगर ऐसा कोई लगता है किसी को, तो उसको मंच पर लाकर, मैं फिर वही कहना चाहूंगा, उसकी आवाज को सुना जाना चाहिए। लेकिन अभी भी जो है वो दोनों तरफ की आवाजें आपस में टकरा रही हैं। इस तरह के असहिष्णुता के बयान मुझे लगता है कि इस हिंदुस्तान के परिदृश्य में पहले भी मौजूद रहे हैं, लेकिन अगर हम कोई केसरिया रंग और कोई हरा रंग पकड़ के खड़ा हो जाएगा तो हमारा जो तिरंगा है वो एक साथ दिखाई नहीं देगा, और जब तिरंगा एक साथ दिखाई नहीं देगा तो आम जनता खुद को छला हुआ महसूस करेगी। मैं इनकी बात का जवाब दे दूं। पेरुमल मुरुगन तमिल लेखक, उसकी आवाज दबाई गई, उसने घोषित किया, इसलिए हमारा सारे वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ राष्ट्रपति के पास आएंगे। हमारे मन में चिंता है, माननीय सोनिया जी के मन में चिंता है कि जो आज़ादी हमने पाई, जो हमारे संविधान ने सबको अभिव्यक्ति का अधिकार दिया है, स्वतंत्रता दी है, अब एक जीवन जीने की स्वतंत्रता दी है, आज पूरे देश में असहिष्णुता का माहौल है, भय और संदेह का माहौल है। सारे सामाजिक जो समूह हैं, चाहे वो समुदाय हो, चाहे वो जातियां हो, आज कहीं ना कहीं विवाद में फंस रही हैं। और ये सरकार, जिसके प्रधानमंत्री शांत हैं, उनके पार्टी के मुखिया अमित शाह जी समेत मंत्री तरह तरह के भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, वक्तव्य दे रहे हैं और फासिस्ट भाषा बोल रहे हैं, तो लोकतंत्र के लिए खतरा है। और इसीलिए सोनिया गांधी जी आज गई हैं राष्ट्रपति जी के पास, क्योंकि हमारे संविधान असहिष्णुता या हताशा, आज का मुद्दा में ये बड़ी बहस जारी है। इस वक्त इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता अनिल बलूनी, कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी, कवि राजेश जोशी, लेखक और DU के प्रोफेसर अवनिजेश अवस्थी। इनके अलावा IBN डिजिटल के एडिटर जयदीप कर्णिक हमारे साथ हैं और लेखक प्रोफेसर चमनलाल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन आइए सबसे पहले ताजा हाल जानने के लिए चलते हैं अरुण सिंह के पास। अरुण, ये बताएं, इस वक्त कांग्रेस के नेता कहां हैं? एक डेलीगेशन के अंदर राष्ट्रपति भवन जाकर बात करने गया था राष्ट्रपति से, वो लौट आया है। देखिए, अभी कांग्रेस का डेलीगेशन जिसको सोनिया गांधी और राहुल गांधी लीड कर रहे थे, वो राष्ट्रपति भवन के अंदर हैं और राष्ट्रपति के साथ उनकी मुलाकात चल रही है। एक मेमोरेंडम उनको सौंपा जाना है जिसमें कहा जाएगा कि हाल के दिनों में देश का वातावरण जो है, जो गंगा जमुनी तहजीब है, वो असहिष्णुता की भेंट चढ़ा है। और हाल में के दिनों में जो घटनाएं हुई हैं, जिसके बाद लेखकों, साहित्यकारों और तमाम लोगों ने अपने अवार्ड लौटाए हैं और साथ ही साथ आवाज़ बुलंद की है। इस माहौल को बदलना होगा और राष्ट्रपति से दखल देने की मांग की जाएगी। कांग्रेस पार्टी पहले सामने नहीं
आई कुछ दिनों के बाद जब इस तरह का माहौल देश में बना है तब वो सामने आ रही है। और बीजेपी ये सीधा सीधा आरोप लगा रही है कि कांग्रेस पार्टी ने ही पहले हवा दी इस तरह के विरोध को, अवार्ड वापसी को, और उसके बाद जब पूरी हवा बन गई उसके बाद कांग्रेस भी पर्दे के पीछे से निकल के पर्दे के सामने आ गई। और ध्यान देने वाली बात यह भी है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से बने हैं, लगभग 1.5 साल का उनका कार्यकाल हुआ है, इस दौरान 3 बार सड़क पर वो उतरी हैं। और पहली बार भूमि अधिग्रहण कानून के खिलाफ जब वो संसद से राष्ट्रपति भवन तक उन्होंने मार्च किया था। दूसरी बार जब मनमोहन सिंह को कोर्ट का समन मिला था तब वो 24 अकबर रोड से मनमोहन सिंह के घर तक सॉलिडरिटी दिखाने और मनमोहन सिंह का समर्थन करने गई थी। और तीसरी बार ये है कि जब वो फिर यहाँ से पार्लियामेंट से वो राष्ट्रपति भवन तक गई हैं। और ये कहा गया है कि देश में जो असहिष्णुता का वातावरण फैल रहा है, लगातार असहिष्णु लोग हो रहे हैं, उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट मार्च है। और वो राष्ट्रपति से ये इंटरवीन करने की मांग करने जा रही हैं। हालांकि राष्ट्रपति खुद कई बार इस बारे में बोल चुके हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस के इस दाव को बीजेपी सियासत करार दे रही है। और ये जो सियासी जंग कांग्रेस और बीजेपी के बीच है वो राष्ट्रपति भवन तक पहुंचती यहाँ पर नजर आ रही। राजीव त्यागी जी, बीजेपी आरोप लगा रही है कि ऐसा अभी क्या हो गया है जिसके कारण आप असहिष्णुता को एक मुद्दा बनाकर कांग्रेस जो कुछ समय से धराशायी नजर आ रही थी, आज एक नई जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आकाश जी, बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि जिस तरह से पिछले 18 महीनों में देश में सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण करने की कोशिश और सांप्रदायिक आधार पर पहचान बनाने की कोशिश हो रही है, वो चिंता का विषय देश के लिए है। मैं 2 विषयों पर बोलना चाहूंगा। पहला विषय तो मेरा ये है कि भारतीय संस्कृति क्या कहती है। ठीक, देखिए जरूरी नहीं है कि कोई सुसभ्य व्यक्ति सुसंस्कृत भी हो। सुसंस्कृत होना जो है निश्चित रूप से हृदय की अवधारणा है कि हृदय से हम लोगों को स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। हमारे धर्म में विशेष रूप से भारतीय जो वैदिक धर्म अगर आप कहे जाए, जो आदि है हमारा, उसमें सहनशीलता, संयमशीलता, सहिष्णुता, वसुदेव कुटुंबकम, ये हम लोगों को घुट्टियों में दिए गए हैं। क्या हम उनको छोड़ दें? उनको छोड़कर के हम ऐसे समाज की रचना करें जो समाज हम लोगों को लड़ाना सिखाए? दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि आर्टिकल 12 से लेकर क्योंकि आपके पास बहुत सारी चीजें मैं जानता हूं। सेंटेंस कहना चाहूंगा, आर्टिकल 12 से लेकर के संविधान का जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में वो संविधान का आत्मा है। उस आत्मा में अगर आप देखेंगे तो हम सब लोगों को, प्रत्येक 125 करोड़ लोगों को, हम लोगों को अपना धर्म मानने की। लेकिन सर आज सिख कम्युनिटी ने भी प्रोटेस्ट करा 84 के इशू को लेकर। तो मैं तो कह रहा हूँ, अगर मोदी ने स्टेज पे बोला था कि ये जो तारीखें हैं 2, 3, 4, तो फिर अगर मोदी प्राइम मिनिस्टर बैठा तो जिसने किया है व्हाई डजंट ही एक्ट? आरएसएस के लोग हैं जो जिनके खिलाफ यहाँ मुकदमे दर्ज किए थे, एफआईआर दर्ज किए थी पुलिस स्टेशन में। कांग्रेस के लोग होंगे और लोग होंगे, जो भी लोग हैं उन पे एक्ट करो। आइए चलते हैं अनिल बलूनी जी के पास। अनिल जी, ये जो आप विजुअल देख रहे होंगे शायद स्क्रीन पर अभी, जो लगातार चल रहा है, सोनिया गांधी सबसे आगे, कांग्रेस के सभी बड़े नेता उनके आसपास, राहुल गांधी उनके साथ। ये समय बताएगा कि ये मुद्दा कितना असली है जनता के दिल में। उनकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा होती है, वे इस काम में असफल हो रहे हैं। उसके विरोध में ये मार्च राष्ट्रपति जी के पास ज्ञापन लेके जाए। कांग्रेस वहां पर राष्ट्रपति भवन में कांग्रेस के नेताओं को आप देख रहे हैं, उससे थोड़ी देर पहले के मार्च के विजुअल्स हैं। अनिल बलूनी जी, आपकी पहली टिप्पणी। देखिए आकाश जी, वास्तविकता ये है कि कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी का विकृत रूप बनता जा रही है। इनको लगा जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी अराजकता की राजनीति करके दिल्ली में सत्ता में आ गई, शायद हमको भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। आप बताइए आकाश जी, आप अपने आपके दर्शकों से भी पूछिए कि क्या देश के अंदर किसी साहित्यकार को साहित्य लिखने से मना किया गया? क्या किसी तरह से किसी डॉक्यूमेंट्री को रोका गया? क्या किसी हिस्टोरियन को पूछा जाए कि क्या देश के इतिहास में किसी प्रकार का हमने रोड़ा अड़ाया? ऐसा नहीं है। असल में इनको लगता है कि देश में मोदी पीएम कैसे बन गए, एक चाय वाला कैसे प्रधानमंत्री बन सकता है, और ये प्रधानमंत्री ऐसे हैं कि जो 5 साल वाला प्रधानमंत्री ने काम करने का तरीका देख लिया है। राजेश जोशी जी, अनिल बलूनी जी को बताइए कि अगर लेखकों को कुछ बात कहने से रोका नहीं गया है तो आपकी नाराजगी का कारण क्या है? क्यों आपने सम्मान लौटाया? ए.के. रामानुजम का लेख हटाया गया। ए.के. रामानुजम का लेख जो 300 रामायण करके लेख है, उसे कोर्स से हटाया गया इसी काल में।
और इस 1.5 साल के काल में अगर आप सिर्फ उन वाक्यों जो कहे गए उनको इकट्ठा कर लें। अभी हाल में संस्कृति मंत्री ने ये कहा कि अगर लेखक घुटन महसूस कर रहे हैं तो लिखना छोड़ दें। राजेश जी, संस्कृति मंत्री राजेश जी, अगर रामानुजम के लेख की आप बात करें तो क्या वो यूपीए के समय नहीं हटाया गया? हाँ, मैं आकाश जी मैं बताया तो राजेश जी मतलब कुछ देखिए, मुझे मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ लोग सवाल ये नहीं है कि विश्वास के साथ कहते हैं कि समय में हटाया गया। विश्वास हो गया। मैं ये कह रहा हूं कि ये सारी असहिष्णुता की घटनाएं राजेश जी मेरी बात तो सुन लीजिए। और अभी भी यही कह रहे हैं आप। आकाश जी मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि रामानुजम के लेख पर बात करनी है तो मैं उस पर भी बातचीत कर सकता हूं। राजेश जी मैं बिल्कुल बातचीत कर सकता हूं। मैं बिल्कुल जो बयान दिए जा रहे हैं वो पिछले 1.5 साल में नहीं हटाया गया। और पिछले असीम त्रिवेदी नाम के व्यक्ति को इसी समय में हुई सरकार ने अंदर भेजा था। उन संगठनों द्वारा किया जा रहा है। रामानुजम के लेख पे भी उन संगठनों ने हमला किया जो इनसे जुड़े हुए थे। एक बात मैं कहना चाहूंगा, अभी पहले सभी मेहमानों के पास चले। अनिल जी आपकी बात पूरी नहीं थी, आप बात पूरी करें फिर मैं यहाँ लौट रहा हूँ। अनिल जी मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, सवाल ये नहीं है कि वो कांग्रेस के जमाने में हुआ या भाजपा के जमाने में हुआ। देखिए भैया, सवाल ये अब यहाँ पर असहिष्णुता ना फैलाई जाए डिबेट में कम से कम द्वारा हमला किया जा रहा है। राजेश जी, अनिल बलूनी बोल रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता अनिल जी। जो जिन हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा हमला किया जा रहा है वो इनसे जुड़े हुए हैं। जिन हिंदुत्ववादी संगठनों ने दाभोलकर से लेकर राजेश जी सुन लीजिए, जवाब सुनिए राजेश जी। डिबेट में ना फैलाई जाए, कम से कम सबको अपनी बात को रखने का मौका। बड़ी बात ये कि जवाब सुनना नहीं चाहते कुछ। अच्छा, लेकिन अब अनिल जी सब चुप हैं, आप बोले। क्यों नहीं सुनना चाहते? आप तो आपसे जुड़े हुए संगठन तो गोडसे को आप बताइए ना, रामानुजम के लेख पर आप बहस लगाने की बात कर रहे थे। अरे भाई राजेश जी, थोड़ा सा आप लोग रोक रहा हूं वरना बहस से भटक जाएंगे। आप तो सही पे बहस कर सकते हैं, आपके बहस करने से क्या होता है? नहीं, महात्मा गांधी को आप सुधीर कक्कड़ के माध्यम से पढ़ाएंगे, महादेव देसाई के माध्यम से पढ़ाएंगे। आप बहस कर, आप पहले बहस कर लेते और उसके बाद लगाते। आप बहस कर लेते और उसके बाद महात्मा गांधी को सुधीर कक्कड़ के माध्यम से पढ़ाएंगे। सवाल ये मैं आप सबको रोक रहा हूं, राजेश जी थोड़ा रुकिएगा। अनिल बलूनी बोले, फिर राजीव जी आपके पास आता हूं। अनिल जी कम से कम देखिए आकाश जी, मेरा कहना है सब गेस्टों से, इस डिबेट के अंदर असहनशीलता ना फैलाई जाए। जो वो अपना विचार रखना चाहिए वो रख सके। देखिए आप 14 अप्रैल 2014 का इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए। किन लोगों ने मोदी के खिलाफ बनारस गए थे कि इनको वोट मत दीजिए, किन लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो फासिस्टवादी पार्टी आ जाएगी, इसको वोट मत दीजिए, उनको और जो अवार्ड लौटाने वाले हैं उस सूची को आकाश जी आप मैच कर लीजिए। देश की जनता उसको मैच कर ले। ये तमाम वही लोग हैं जो मोदी को नहीं आना देना चाहते थे। इसलिए हमारा गुजरात के दंगे हम देख चुके थे और हमें लगा कि आप हिंदुस्तान की हालत वही करेंगे जो आपने गुजरात की थी। नहीं, मुझे सुनिए, गुजरात में आपने जो दंगा आपने देखा, 1984 का दंगा नहीं देखा। आपसे भय होने लगा कि आप पूरे हिंदुस्तान को उत्तर प्रदेश के अंदर 600 दंगे हो चुके हैं। आपने क्या देखा है? एक मिनट में बात कहना चाहूंगा प्लीज। एक मिनट और भी मेहमान है मेरे पास। चमन लाल जी, हमारे जो लोग यहाँ पर देख रहे हैं घर पे, उनमें से कुछ ट्विटर पर भी लिख रहे हैं, फेसबुक पर भी लिख रहे हैं, और उनमें से वो ये भी पूछ रहे हैं कि इतने सारे कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़नी पड़ी, वो देश के दूसरे हिस्सों में और दुनिया के दूसरे हिस्सों में रहने को मजबूर हैं, आज भी लौट नहीं सकते। चमन लाल जी, आप जैसे लोगों ने, कितने लोगों ने ऐसे लोगों के लिए अपना सम्मान लौटाया, कितने लोगों ने ऐसा मुद्दा उठाया? सिर्फ इसी सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, आप मेरी पूरी बात सुनिए, बीच में काटिए मत। ये बात को उलझाया जा रहा है। नहीं, आप सवाल पूछे, सवाल का जवाब दीजिए। पंडितों के लिए आपका लगता है सवाल का जवाब दीजिए। अगर आप पूरी बात सुनेंगे तभी मैं बात करूंगा, अदरवाइज मैं बात नहीं करूंगा। आज भी मजबूर है कश्मीर घाटी से दूर रहने के लिए। राजेश जी, कश्मीरी पंडित को गड़े हुए मुर्दों का ना ये अपमान है। किसने कहा गड़े हुए? किसने कहा? अभी कहा कि आपने कहा, मैंने नहीं कहा। आप बेकार में दूसरों में दखल देते हैं। आकाश जी, आप अपनी बात दूसरों करिए, दूसरे की बात सुनिए पहले। एक मिनट, कहने का मुद्दा ये, चमनलाल जी, कुल मिला के मुद्दा ये है, कुल मिला के मुद्दा ये है कि जहां तक जब मुद्दे उठाए जाते हैं फिर सभी के लिए उठाए जाए। कश्मीरी पंडितों पर एकदम चुप रहे दशकों तक। मैं बात करूंगा जी। पहले गुरु नानक की बात सुनिए जी। गुरु नानक ने कहा, जब तक दुनिया रही है कुछ कहिए कुछ सुनिए। ये कहना सुनने में विश्वास नहीं करते, ये सिर्फ सुनाना चाहते हैं और सुनना नहीं चाहते। कश्मीरी पंडितों की बात हो, सिखों के कत्लेआम की बात हो,
2002 में गुजरात में मुसलमानों के कत्लेआम की बात हो, हम सब चीजों पे चिंतित रहते हैं। लेखक हमेशा उसका विरोध करते हैं, लिखने से विरोध करते हैं। पर अवार्ड वापसी में तो ये दिखा नहीं। बात पूरी सुनिए, सम्मान लौटाने की बात क्यों आई ये सुनिए। ये होता यह है कि कई चीजें ऐसी होती, सम्मान पहले भी लौटाए गए हैं। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के दौरान हिंदी के सबसे बड़े लेखक फनीश्वरनाथ रेणु ने अपना पद्मश्री लौटाया था। ये बात तो ये नहीं बताती। नहीं, हम ही कहते हैं सुनिए, कई बार समाज में कई चीजें क्लाइमैक्स पे पहुंच जाती है। इस वक्त सांप्रदायिकता क्लाइमैक्स पे पहुंची है, जहां पे कभी भी पूरा समाज मतलब बीच में आना चाहूंगा, मैं कहना चाहूंगा नेशनल ड्यूटी, सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय जिम्मेदारी थी कि पूरी जनता को जागृत करें कि इस वक्त हालात ये हो गए हैं कि अब अगर हम नागरिक के तौर पे अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, ये हमारी नागरिक के तौर पे जिम्मेदारी। जयदीप कर्णिक का काम ही है कि भारत की जनता इस वक्त क्या सोच रही है उस पर मैं आपको दावे कह सकता हूं। अनिल जी आ रहा हूं आपके पास। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, एक मिनट जयदीप, कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यहां मौजूद कोई भी आवाज उनकी प्रतिनिधि आवाज नहीं बन पा रही है। वो इसलिए नहीं बन पा रही है कि हर कोई अपना पक्ष लेकर खड़ा है, लेकिन जनता का पक्ष यहां पर नदारद है। जब आप कहते हैं कि इस वक्त देश में सांप्रदायिकता चरम पर पहुंच चुकी है, तो वो आदमी जो दिन रात अपनी नौकरी पर जा रहा है, घर से सब्जी लेकर आ रहा है और घर पर खाना, उसको लग रहा है कि क्या वाकई इतना दहशत का माहौल। जब इंटरनेशनल मीडिया में हमारे देश की तस्वीर जाती है तो ऐसा लगता है कि क्या लोग हिंदुस्तान आना छोड़ दें, क्या हिंदुस्तान। आप मुद्दों को सही तरीके से, मैं ये नहीं कहता कि ऐसे हालात कहीं नहीं होंगे, लेकिन उनको अगर आप इतना चरम पर ले जाकर इस तरीके से टेलीविजन चैनलों की बहस के माध्यम से हालातों को इतना खराब बताने की कोशिश करेंगे, खासतौर पे वो बुद्धिजीवी जिनकी ये जिम्मेदारी है कि वो जनता के सामने आईना दिखाएं। साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस वक्त का साहित्य, इस वक्त की जो बहसें हैं वो समाज का दर्पण बन पा रही हैं। जिस समाज को हम इस वक्त डिजिटल मीडिया पर भी या दूसरे अन्य माध्यमों पर सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उस बल्कि समाज में एक क्षोभ है, ये नाराजगी है कि हम तस्वीर को इतना काला करके प्रस्तुत करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। हालात खराब हो सकते हैं, लेकिन क्या उसको लेकर बात नहीं हो सकती, ये आम आदमी पूछना चाहता है। आम आदमी ये भी जानना चाहता है कि अगर हालात वाकई इतने ही खराब हैं तो उन उदाहरणों के साथ जिसकी गलती है उसको सजा देने में कोई नाकाम रहा हो तो उसको सामने लाया जाए। मुझे लगता है कि जब हम कहते हैं कि क्लाइमैक्स पर चीजें पहुंच चुकी है, तो निश्चित तौर पर फिर दूसरी आवाजें भी आती हैं कि जब इस देश ने उस तरह के दंगों का, उस तरह की पीड़ा का दर्द देखा है, तो वो भी सामने आता है। मुझे लगता है कि हमें इस तरह के अतिवाद से बचना चाहिए। एच.एस. फुल्का जी, मुझे लगता है कि भारत क्या है और भारतीयता क्या है, इसके बिल्कुल मूल पर यह मुद्दा जाता है। आपकी टिप्पणी, पहली टिप्पणी इस कार्यक्रम में। देखिए, जब भी कभी किसी भी बेकसूर पे, इनोसेंट पे अटैक किया जाए, तो ये सभी ये जो बुद्धिजीवी हैं उनका भी फर्ज बनता है, अपोजिशन पार्टियों का भी फर्ज बनता है कि वो अपनी आवाज़ उठाएं। जैसे जो इन्होंने कहा 2002 के जो गुजरात का था बहुत गलत था, 1984 में सिखों का कत्लेआम बहुत गलत है, जो कश्मीर में हो पंडितों को बाहर निकाला बहुत गलत है। अगर एक को दूसरे के हम वर्त नहीं कह सकते, क्योंकि वो कश्मीर में हुआ इसलिए गुजरात की बात मत करो, क्योंकि ये 84 में हुआ इसलिए आप अब दादरी की बात मत करो। ये सभी गलत बातें हैं और इसके लिए ऑपोजिशन की और ये जितने बुद्धिजीवी हैं उनका फर्ज बनता है अपनी आवाज उठाना। और ये जो आवाज अब इन्होंने उठाई है वो अपने पुरस्कार वापस करके, देखिए जो कहा जा रहा है कि ये बीजेपी के खिलाफ हैं, तो इन्होंने वाजपेयी जी के सरकार में तो किया नहीं। वाजपेयी जी के तो अगर बीजेपी के खिलाफ होते तो वाजपेयी जी की सरकार में भी कर देते। मगर आज का जो माहौल पैदा हो रहा है और जिस तरह से आज डायलॉग की बजाय, बातचीत करने की बजाय सीधा जाके किसी के मुंह पे स्याही फेंक दो, सीधा जाके किसी को मार दो, सीधा जाके दादरी एसेंशिएट कर को, लेखों को सीधा जाके कत्ल कर दो, जो ये बात है ना, ये इसको बारे में गंभीर चर्चा की जरूरत है। अवनेश जी इस पे बारे में बात करना चाह रहे हैं, आपको जवाब देना चाह रहे हैं अवनेश जी। मैं फुल्का जी आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन आज आपको शाही फेंकना नजर आता है, लेकिन जब जर्नैल सिंह ने जूता फेंका था चिदम्बरम पर, वो असहिष्णुता नहीं थी क्या? जब शरद पवार के साथ हुआ था तब असहिष्णुता आपको नजर नहीं आ रही थी क्या? तब आपको ये गलत हरकत नजर नहीं आ रही थी क्या? आप ये बात ठीक है कि एक बात से दूसरी बात को मत मिलाइए। जब प्रशांत भूषण के साथ मारापीटी हुई थी तब आपको नहीं लग रहा? मैं इसलिए कह रहा हूं कि हर एक बात को अपने संदर्भ में देखना चाहिए। आप राजनीतिक तौर से किसी व्यक्ति का, लोकतंत्र के तरीके से जो जीता हुआ व्यक्ति है, अगर आप उसका लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करते हैं, समझ में आती बात, ये आपका हक है, ये देश के हर एक नागरिक का हक है। लेकिन जब आप प्रॉक्सी वार लड़ते हैं, जब आप इधर उधर के मुद्दे उठाते हैं, जब आप गलत बातें उठाते हैं,
तब दिक्कत होती है और तब ये लगता है कि ये गलत बात है। एक मिनट, मैं आप सबको थोड़ा सा रोक रहा हूं, थोड़ा सा ये बता दूं, ये जो विजुअल्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपसे थोड़ी देर पहले कांग्रेस पार्टी सदल बल सोनिया गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रपति भवन पहुंचे और राष्ट्रपति से कांग्रेस का डेलीगेशन मुलाकात कर रहा है, अपनी शिकायत उनके सामने रख रहा है। और राजीव त्यागी इस वक्त हमारे साथ यहां पर है। वापस मुद्दे पर लाइए, कांग्रेस इस लड़ाई को राजीव जी कहां तक ले जाना चाह रही, क्या स्पेसिफिक मांग है आपकी? देखिए, कांग्रेस के इतिहास में 1885 से लेकर आज तक सहिष्णुता है और हम लोग बात निश्चित रूप से जब से आरएसएस का 1925 में गठन हुआ और हिंदू सभा से लेकर के मुस्लिम लीग तक महात्मा गांधी दोनों से लड़ रहे थे, मुस्लिम लीग से भी, आरएसएस और हिंदू महासभा से। मैं इसलिए पे नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अभी जब राष्ट्रपति से कांग्रेस पार्टी बात कर रही है, राष्ट्रपति से क्या अपेक्षा है? कांग्रेस पार्टी के लोग सद्भावना के लिए लड़ रहे हैं, मुस्लिम लीग के साथ सुनिए गठबंधन था आपका मुस्लिम लीग के साथ, आपका नहीं, मुस्लिम लीग के साथ नहीं, बीच में इसलिए बोलूंगा क्योंकि आपने कहा मुस्लिम लीग का नाम लिया आपने। मैं जवाब दे रहा हूं आपको। मुस्लिम लीग के साथ आपने गठबंधन किया केरल में, जवाब ले लीजिए। एमआईएम के साथ आपने आंध्रा में किया। देखिए, अगर इस तरह से डिबेट करनी है तो मेरी आवाज बहुत अच्छी है, फिर मैं दबा दूंगा, फिर आप झूठ बोलेंगे तो गलत बात। और मैं सहिष्णुता से पूरी बहस कर रहा हूं, जवाब भी लूंगा, जवाब ले लीजिए मेरे से पहले पूरा। मेरे मित्र ने अभी जवाब दिया, मैं जवाब दे रहा हूं, पहले अभी मैं बता रहा हूं, अपने मित्र को जवाब दे रहा हूं। मेरे मित्र ने जवाब दिया कि हम लोग बाग महात्मा गांधी को कैसे पढ़ेंगे। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि महात्मा गांधी को पढ़ने के बाद अगर आपने पढ़ा होता तो मुझे इस तरह डिबेट में नहीं रोकते आप, नंबर एक। नंबर दो, मैं बहुत क्लियर कहना चाहता हूं कि महात्मा गांधी को पढ़ा तो जा सकता है, लेकिन महात्मा गांधी को 5 मिनट जिया नहीं जा सकता। बहुत कम लोग बाग जो महात्मा गांधी को 5 मिनट जी सकते हैं आज के समय में। देखिए, जो बहस है ना, ये नहीं हो सकता कि मेरी स्याही, मेरी कमीज पे जो स्याही है वो तुमसे बेहतर है। दंगों के मामले में दंगे 84 के हो, दंगे अब 2002 के हो, या दंगे जो आज दंगे जिस तरह से हो रहे हैं, क्या सहाय कमीशन की रिपोर्ट ने मुजफ्फरनगर दंगों के लिए भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को कल्पित नहीं ठहराया? क्या सहाय कमीशन के जो जज हैं वो कांग्रेस के प्रवक्ता थे या कांग्रेस के ग्राम लीडर थे? मैं पूछना चाहूंगा, ओबामा जिन्होंने कहा कि भारत को अपनी सहिष्णुता कायम रखनी चाहिए, क्या वो कांग्रेस के प्रवक्ता थे? या नारायण मूर्ति या रघुराम राजन कांग्रेस के प्रवक्ता हैं? मैं पूछना चाहूंगा, बहस को आप किस तरफ ले जाना चाहते हैं अनिल बलूनी जी? मेरा प्रश्न ये है आपसे, अगर सहिष्णुता होगी, शांति होगी, तभी विकास कर पाएंगे आप लोग बात, लेकिन विकास के नाम पे अचीवमेंट आपके पास कोई नहीं है, इसलिए आप कभी गाय पे बहस करते हो, कभी आप धार्मिक उन्माद पे बहस करते हो। और बिहार में आपकी कलाई खुलने जा रही है इस बात को लेकर के। ये सारा बिहार में आपकी कलाई खुलने जा रही है, कर रहे हैं अराजकता की राजनीति। आप नहीं, प्रॉक्सी वॉर से नहीं जीत सकते बीजेपी से। आपके हर आप नहीं बात लड़ का सकते स्वागत बीजेपी करूंगा से, क्योंकि मैं प्रॉक्सी कांग्रेस वॉर से लड़ रहे हूं हो। और आपके हर वक्तव्य का स्वागत करूंगा। मैं क्यों कारण आलोचना को बियर ना कर पाए, वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। बिहार में आप तो 40 पार्टी लड़ रहे हैं, ठीक है, हम 4 पे भी लड़ रहे हैं, लेकिन मैं आपके वक्तव्य का स्वागत करूंगा। कारण यह है कि ये मुझे मेरी घुट्टी में दिया गया, मेरी घुट्टी में बीच में बोल करके उत्तेजित करना नहीं दिया गया। जो आप कर रहे हैं, जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उत्तेजित नहीं होऊंगा। थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं मुझे, लेकिन चमनलाल जी, मैं आपसे स्पेसिफिक सवाल पूछता हूं। भारत के राष्ट्रपति से चमनलाल जी, आपकी अपेक्षा क्या है? देखिए, सुनिए मेरी बात। पहली बात तो मैं ये चाहता हूं कि तर्क हो, कुतर्क नहीं। जहां भी बात हो, तथ्यों पे आधारित हो, तर्कों पे आधारित हो। और तर्कों पे आधारित मैं बात ये कहना चाहता हूं कि इस बात को इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाया गया? दुनिया भर में लोग प्रोटेस्ट अपने ढंग से करते हैं। हमने कोई बाजार में जाके हिंसा तो नहीं की, हमने किसी को गाली तो नहीं दी, हमने सुधींद्र कुलकर्णी का मुंह तो काला नहीं किया जो इनके लोगों ने किया। इन्होंने अपने ही आदमी सुधींद्र कुलकर्णी के पक्ष में हम खड़े। किसी को भी हमारे ऊपर बादल जिन्होंने हमेशा अलगाववाद का पक्ष लिया, वो नहीं हम करना देश के। आकाश शिवसेना बहुत अच्छा करते कर रही है, लोग अब मुकाबला कर रहे हैं। बाकी अगर ये गलत बात है, ये गलत बात जो बाजारों में जर्नलिज्म करते हैं, आप चमनलाल जी करेंगे, वो लोग बात नहीं करेंगे। आप तो इंडिपेंडेंट पार्टी, आप ये कहते हैं आपको किसी पार्टी के साथ नहीं होने चाहिए, फिर आप इन लोग और हम लोग बिल्कुल पूरी बात सुनिए। ये देखिए, इस वक्त आप लाइव विजुअल्स देख रहे हैं। राहुल गांधी आपको अपने स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, सोनिया गांधी नजर आ रही हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नजर आ रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आपको नजर आ रहे हैं। राष्ट्रपति भवन से ये लाइव विजुअल्स आप देख रहे हैं। सहिष्णुता और असहिष्णुता की बहस जारी है और विजुअल्स देख के ये लग रहा है कि अपनी बात कहकर ये डेलीगेशन राष्ट्रपति से अब वापस आया है। अब देखते हैं कि प्रेस से मुखातिब होके कितने डिटेल दिए जाते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी ओर से जाकर जो शिकायत की है उसमें मोदी सरकार पर कितना तीखा हमला करते हैं और राष्ट्रपति से कांग्रेस की क्या अपेक्षा है। माइक लगे हुए हैं,
बड़ी संख्या में पत्रकार वहां मौजूद है, हमारा कैमरा भी वहां मौजूद है और सोनिया जी अब बताने के लिए आपके सामने आ रही हैं। लाइव विजुअल्स इस वक्त राष्ट्रपति भवन से। मित्रों, कांग्रेस पार्टी का एक डेलीगेशन माननीय राष्ट्रपति जी से अभी मिलकर आया। हमने उनको एक ज्ञापन दिया है जिसकी कॉपी आपके पास है। इस ज्ञापन में भय, असहनशीलता और धमकी का माहौल बनाए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की गई है। जो दुखद घटनाएं आजकल हो रही हैं, यह सब एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है जो हमारे समाज को बांटने के लिए जानबूझकर रची गई है। कुछ खास संगठन और लोग जो या तो सरकार से जुड़े हैं या फिर मोदी जी की सरकार में शामिल है, भारत की बहुरंगी संस्कृति, मूल विचारों और इसके सिद्धांतों पर हमला कर रहे हैं। इंटॉलरेंस को खूब बढ़ावा दिया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ऐसी शक्तियों से पूरी ताकत के साथ मुकाबला करेगी, लड़ेगी, मुकाबला करेगी और जो कुछ भी घटित हो रही है यह सचमुच में हर भारतीय के लिए गहरी चिंता का विषय होना चाहिए। माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने विचार प्रकट किए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी खामोश रहें, जो इस बात को साफ तौर पर दर्शाता है कि उनकी इन सब घटनाओं से सहमति है। धन्यवाद। Large numbers of people have made it very clear that they are unhappy with the way this government views this country. A minister in the government, a serving minister in the government, calls two little children who have been burnt to death dogs. This is not the type of minister that should be in the cabinet. People are being lynched and being killed, and the Prime Minister is silent, does not believe that it is necessary for him to say a word. The governor of the Reserve Bank has said it, the president has said it, people have given up their prizes, and the Prime Minister and his finance minister believe that nothing is going on in the country. They think everything is fine. This is the heart of the problem, is that they believe in an ideology which is simply not tolerant. It doesn't believe in listening to other people. It doesn't believe in respecting other points of view. And that is what India is experiencing. That is what all of us are experiencing. This is not a matter of the Congress party. This is a matter of every single Indian. We are proud people. We
like the ability to be able to say what we want. We like the ability to be able to believe what we want, and the Prime Minister doesn't like that. So that is why we have gone to the President. नहीं, वही तो हम कह रहे हैं, माहौल मैन्युफैक्चर्ड है। आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। That is exactly what we are saying. The finance minister is under the impression that there is nothing going on. Maybe he should go to the villages and see what's happening. Thank you. आरएसएस के लोग ये माहौल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। राहुल गांधी अभी अभी कह रहे थे लोगों को शक के आधार पर मार डाला जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री चुप हैं। ये सवाल अभी अभी राहुल गांधी उठा रहे थे। उससे पहले सोनिया गांधी ये कह रही थी कि इंटॉलरेंस को सोची समझी साजिश के तौर पर बढ़ावा दिया जा रहा है। अनिल बलूनी जी जवाब देना चाहेंगे? देखिए आकाश जी, अभी सोनिया गांधी जी बोल रही थी और राहुल गांधी जी बोल रहे थे। दोनों ने ये बताया नहीं कि क्या हुआ है देश के अंदर ऐसा। इन्होंने दादरी का जिक्र किया। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, बताइए दादरी में किसकी कमी है? और दादरी का अगर किसी ने राजनीतिकरण करने की कोशिश की, दादरी की घटना निंदनीय घटना थी, दुखद घटना थी, लेकिन अगर उसका किसी ने राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की तो राहुल गांधी थे। राहुल गांधी इतनी हताशा में है क्योंकि वो स्टेब्लिश नहीं हो पा रहे हैं, वो इस देश में दंगा कराना चाहते हैं। मैं जिम्मेवारी से कह सकता हूं कि राहुल गांधी दंगे की राजनीति कर रहे हैं। किस तरह से बवाल हो इस देश के अंदर, आज वो बता नहीं पाए। कलबुर्गी का उन्होंने जिक्र नहीं किया। 2 महीने हो चुके हैं कलबुर्गी हत्याकांड को। क्या कर रहा है उनका कर्नाटक का मुख्यमंत्री? आज तक किसी एक व्यक्ति को क्यों नहीं गिरफ्तार कर पाए? क्यों नहीं असहनशीलता की बात करते हैं यहाँ पर? ये सिर्फ झूठ और झूठ की बात करते हैं। आज हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा में जो घटना हुई, घटना हुई, हरियाणा की सरकार ने तुरंत कार्रवाई की, जितने लोगों को पकड़ा। लेकिन राहुल गांधी अराजकता की राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी वर्ष वर्जन बन गए हैं केजरीवाल का। अनिल जी, मेरा समय शुरू होता है, प्लीज अब जरा बीच में बोलिएगा। देखिए, फोबिया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, राहुल गांधी जी आदत आपकी है और ये फोबिया रहना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी मैं राहुल गांधी जी से अपील करूंगा कि वो सहिष्णुता से काम ले भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। कारण ये है कि 1984 में जब 2 सीट थी भारतीय जनता पार्टी की, तब भी हमने ये नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुक्त भारत की अवधारणा पर हमें काम करना है। देश का संविधान जो कहता है हम उस पर कायम है। देश का संविधान हमें सबको बराबरी का अधिकार देता है, हम सबको साथ चलने का अधिकार देता है। क्या भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र इस बात को कहेंगे? प्रधानमंत्री महोदय की कैबिनेट के लोग बाग जिस तरह से वक्तव्य दे रहे थे दादरी के बाद, और जिस तरह से बिहार चुनाव में वक्तव्य आए हैं कि जो मोदी जी का विरोध करेगा या भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेगा उसको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। बहस शुरू हुई थी विकास से 2014 में, और पाकिस्तान पे बहस आ गई है। और पाकिस्तान से बहस आने पर बाद भी आज भी जो शहीद सैनिक हो रहे हैं, 2 सैनिक कल ही शहीद हुए हैं, उस पर कोई डिबेट नहीं भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी को मैं सलाह देना चाहूंगा कि जिस तरह की राजनीति वो कर रहे हैं, मूडीज जैसी संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में हो रही है भारतीय जनता पार्टी की। ओबामा को कांग्रेस की प्रवक्ता नहीं, मैंने कहा ना, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने जिस तरह से वक्तव्य दिए उससे भारतीय जनता पार्टी को सीखना चाहिए। अगर एफडीआई लानी है देश में, अगर विकास करना है देश में, लोगों को रोजगार देना है देश में, और मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्लियर कर दूं, हम ऐसे वॉक आगे भी करते रहेंगे। किसानों की समस्या को लेकर अनिल बलूनी जी, एक बात बताइए, झुकना पड़ा इस मुद्दे में, सरकार को झुकना पड़ेगा। सबसे ज्यादा वोट मिले विकास के नाम पर, क्या आपको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं विकास का मुद्दा पीछे छूट रहा है और इस तरह के मुद्दे आगे बढ़ते जा रहे हैं, और क्या सरकार इस बात से खुश है? देखिए, बिल्कुल। देखिए आकाश जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आप देखिए, हम विकास की बात कर रहे हैं। विकास को डिरेल कौन करना चाहता है? राहुल गांधी डिरेल करना चाहते हैं, सोनिया गांधी डिरेल करना चाहती है। हम बिहार में लगातार विकास की बात करते रहे। कौन दादरी को यहां से पटना लेके गया? ये तो हमने तो काम करके दिखाया, गुनहगारों को हमने पकड़ा। कभी भी कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस ने कभी नहीं पकड़ा। और जो दादरी में घटना हुई, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जो दादरी में घटना हुई वहाँ समाजवादी पार्टी का है, और उनके साथ इनकी दोस्ती है। तो ये उनको अगर जुलूस निकालना है तो दादरी के लिए मुलायम जी के घर पर निकाले, कर्नाटक के मुख्यमंत्री को बर्खास्त करें, महाराष्ट्र के एनसीपी और कांग्रेस सरकार की तरफ से माफी मांगे। ये काम करना चाहिए उनको।
It's completely a political stunt that ये एक पॉलिटिकल स्टंट है। आप राष्ट्रपति के पास गए, मुद्दा लेके गए, लेकिन फर्क क्या पड़ेगा? राजीव त्यागी जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा। अभी विकास की बात इन्होंने कही, अब जावड़ेकर साहब को भी सुने थे, हमने तो करके दिखाया। मैं पूछना चाहूंगा 2013-14 में कोर सेक्टर की ग्रोथ कितने परसेंट थी? वो 4.2% थी और 14-15 में कोर सेक्टर की ग्रोथ 4% रह गई। एक्सपोर्ट्स का अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट हाफ में 14-15 के 13-14 के और 14-15 का कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे 15-16 का कंपेयर करेंगे तो 41% का डिक्रीज एक्सपोर्ट में। किस तरह सरकार ले जाना चाहती है? कृषि क्षेत्र में देखेंगे तो कृषि क्षेत्र में हम नेगेटिव जोन में चले गए हैं। तो सरकार मुद्दों पर कहीं भी चर्चा नहीं करना चाहती। प्रधानमंत्री महोदय अपने वादे पूरा नहीं करना चाहते और प्रधानमंत्री आप दोनों को रोक रहा हूं। बहुत जल्दी से सुनाना चाह रहे हैं कि सोनिया गांधी अभी जब आई तो उन्होंने क्या बातें कही। कांग्रेस पार्टी का एक डेलीगेशन माननीय राष्ट्रपति जी से अभी मिलकर आया। हमने उनको एक ज्ञापन दिया है जिसकी कॉपी आपके पास है। इस ज्ञापन में भय, असहनशीलता और धमकी का माहौल बनाए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की गई है। जो दुखद घटनाएं आजकल हो रही हैं, यह सब एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है जो हमारे समाज को बांटने के लिए जानबूझकर रची गई है। कुछ खास संगठन और लोग जो या तो सरकार से जुड़े हैं या फिर मोदी जी की सरकार में शामिल है, भारत की बहुरंगी संस्कृति, मूल विचारों और इसके सिद्धांतों पर हमला कर रहे हैं। इंटॉलरेंस को खूब बढ़ावा दिया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ऐसी शक्तियों से पूरी ताकत के साथ मुकाबला करेगी, लड़ेगी, मुकाबला करेगी और जो कुछ भी घटित हो रही है यह सचमुच में हर भारतीय के लिए गहरी चिंता का विषय होना चाहिए। माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने विचार प्रकट किए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी खामोश रहें, जो इस बात को साफ तौर पर दर्शाता है कि उनकी इन सब घटनाओं से सहमति है। धन्यवाद। सोनिया गांधी ने साफ साफ अपनी बात कही। सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन बाकायदा राष्ट्रपति से मिलकर आया। लौटकर उन्होंने कहा कि देश में भय का, असहनशीलता का माहौल है। राजेश जोशी जी, आपके पास आना चाहूंगा। क्या आपको ऐसा लगा कि सोनिया गांधी जब बोल रही थी तो उन्होंने आपके दिल की बातें कही, जो सब आप कहना चाहते थे उन्होंने कहा? सोनिया जी ने जो बात कही वो बात है जो हम सब लोग, बहुत सारे लेखक भी बहुत दिन से कह रहे हैं। सिर्फ ये अलग बात है कि वो अब कांग्रेस कह रही है, पर कांग्रेस से बहुत पहले से लेखक इसी बात को कह रहे हैं, बुद्धिजीवी इसी बात को कह रहे हैं, खुद भाजपा के कुछ संवेदनशील और आप इसे सोची समझी साजिश मानते जैसे कि कांग्रेस मानती है? सांसद यही बात कह रहे हैं। ये सोची समझी साजिश है? क्या सोची समझी साजिश है? सोनिया गांधी कह रही है कि तो इंटॉलरेंस को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है, आरएसएस इसके लिए जिम्मेदार है। नहीं, ये तो तय है कि जिन संस्थाओं द्वारा या जिन समूहों द्वारा ये इंटॉलरेंस को बढ़ाया जा रहा है, वो सारे संगठन वो हैं जो किसी ना किसी रूप में आरएसएस या भाजपा से जुड़े हुए हैं। आपकी राय एकदम साफ है। अभिजीत जी, सबके पास 30 सेकंड के लिए आ रहा हूं, पहले आपके पास। जी, आकाश जी, सिंपल सी बात यह है कि आरएसएस का नाम लिया, उस पीपल फ्रंट ऑफ इंडिया केरल में जो है, या जिसने तमिलनाडु में अभी पुजारी की हत्या की है, मुझे दुख होता है राजेश जी, मैं नम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि उन सब बातों पर एक
टोटलिटी में, एक संपूर्णता में अगर देश में किसी भी तरीके का माहौल खराब हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से देश में और विदेश में विपक्षी दल को हताश होना, निराश होना, उससे प्रवोक होना बड़ा स्वाभाविक था और ये उसके कारण इनका ये मार्च निकालना बड़ा स्वाभाविक दल का नहीं है महोदय, सवाल विपक्षी दल का नहीं है। ये बात आकाश जी आपने 30 सेकंड का समय दिया था मुझे, उठाई गई है। अभी बात तो लेखकों अभी आपस में बात करने का समय नहीं बताया, अभी जब बात पूरी मैं इसलिए कह रहा हूं कि आकाश जी आपने 30 सेकंड का समय दिया था, सिर्फ इसलिए अपनी बात मैंने खत्म की। बिल्कुल कि मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, उसमें प्रॉक्सीवाद नहीं चलनी चाहिए, उसमें देश का किसी तरीके से नुकसान नहीं होना चाहिए। आप विपक्षी दल पर कर सकते हैं लेकिन देश की छवि खराब ना हो, जिससे विकास डिरेल हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी, राजीव त्यागी जी आप 30 सेकंड अब शुरू होते हैं। राहुल गांधी से सवाल पूछा गया 84 के दंगों पर, उन्होंने जवाब नहीं दिया। प्लीज देखिए, मेरा समय शुरू होगा, कृपया बीच में बोलिए। वही कह रहे हैं। देखिए, एक वेद के श्लोक से अपनी बात कहूंगा। जी जी, ये सब वैचित्र्या द्रक्षकुटानाम पतुषाम नन्मे को गम्य स्तमसी पव। इसका अर्थ यह है कि हमारी संस्कृति में शैव और वैष्णव साथ रह करके ईश्वर की प्राप्ति के लिए आराधना करते हैं। हमारी संस्कृति में विभिन्न तरह की पूजा की जाती है, उसके बाद भी हम हिंदू कहलाते हैं। ठीक उसी तरह से हमारा देश है, देश का संविधान है और संस्कृति है। उस संस्कृति को बचाना है तो नरेंद्र मोदी जी को आगे आना पड़ेगा। उन लोगों को विशेष रूप से जो कहते हैं एक हाथ में माला दूसरे में भाला, जो लव जिहाद की बात करते हैं, जो हिंदुओं की घर वापसी और घर वापसी की बात करते हैं, लाउड स्पीकर लगाने उतारने की बात करते हैं, नागर नागिन बनने की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, उन लोगों पर लगाम लगानी होगी। नहीं तो देश आज निश्चित रूप से बेरोजगार जब सवाल पूछेगा, किसान ने तो सवाल पूछ लिया मोदी जी ने और बुद्धिजीवी ने सवाल पूछ लिया, अगली बारी बेरोजगार हुए नौजवानों की जो सवाल पूछने मोदी जी से जा रहे हैं और उस टाइम भी हम एक मिनट जयदीप सूप बोले तो बोले, छलनी क्या बोले, जिसमें 72-6 डॉक्टर संजय कुमार त्यागी कह रहे हैं और सिखों पर सीधा सवाल राहुल गांधी से पूछा गया और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि ये पूरी राजनीतिक कवायद है। उन्होंने मार्च निकाला, वो निकालना चाहते थे, वो गए। अब आप बताइए कि इसमें किसी तरह की कहां रोक टोक थी। और जब 84 के दंगे का सवाल सीधे जनता के सामने लाइव जो राहुल गांधी पूरे देश से बात करने का मौका उनके पास था तो उन्होंने उसको क्यों खोया, उनको कहना चाहिए। मैं जो शुरू में कह रहा था कि कई सारी छोटी छोटी चिंगारियों को जोड़कर एक बड़ा शोला बनाने की जो कोशिश है वो पूरे देश का नक्शा बिगाड़ेगी, देश में एक बदले की आग, नफरत की आग फैलाएगी। इन चिंगारियों को बुझाने वाली आवाजें चाहिए बजाय कि इन चिंगारियों को जोड़कर उस आग को भड़काने वाली आवाज। कैसे फुल्का जी, लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा प्लीज। जो कहा है 84 के दंगों पे राहुल गांधी जी ना तो उस वक्त नेतृत्व कर रहे थे, नंबर एक। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा 84 के दंगे दुखद थे, ये प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जाकर के स्वर्ण मंदिर में जाकर के कर चुके हैं, पूरी माफी मांग चुके हैं। नंबर एक। समय हो रहा है, नंबर लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा, देखिए कुल मिलाकर के राजीव जी बाकियों को समय नहीं मिलेगा वरना। फुल्का जी आप बोले। देखिए राजीव जी अब सारा समय आप ले लेंगे तो हमारा समय कहाँ बचेगा? जहां तक फुल्का जी आप बोले, फुल्का जी बोले। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, ये तो वो कहावत के, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, ये तो वो कहावत के 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। मगर आज के दिन में जो बात ये है कि जैसे इन्होंने कहा कि आज के दिन में अब लेखक भी उठ गए, जो जितने बुद्धिजीवी हैं वो भी उठ गए। तो आज हमें जरूरत है कि सुनिए फुल्का जी को सुन लीजिए, फुल्का जी बात पूरी करें। नहीं, आज के दिन में कोई भी नेता किसी धर्म के खिलाफ बयान देता है, जहां कोई भड़काने वाला लेक्चर देता है तो तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक, बलूनी जी आखिरी कमेंट आपकी। देखिए आकाश भाई, वास्तविकता क्या है कि कांग्रेस किसी तरह से कुछ मुद्दे ढूंढ रही है जो हताशा में ढूंढ रही है। नरेंद्र मोदी जी देश का विकास करने के लिए आती है आपकी बात पे। देश आगे बढ़ रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है। सुनिए नहीं रुकिए, बीच में बोली, गलत आदत है आपकी। देखिए देश आगे बढ़ रहा है, अगर असहनशीलता का कोई शिकार है तो नरेंद्र मोदी 13 वर्षों तक गुजरात के सीएम रहते हुए असहनशीलता के शिकार हुए हैं और कांग्रेस ये उनके ऊपर इस तरह का आरोप लगाती रही। गुजरात की जनता ने उनको जवाब दिया और फिर दोबारा उसका पार्ट 2 कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बिहार पे क्या बोलेंगे, बिहार की जनता क्या कह रही है? कोशिश चल रही है, देश देख रहा है, देश देख रहा है, मोदी जी देश देख रहा है, आप लोगों के एक्स को भी, छोड़ दीजिए। बेरोजगार नौजवान आपके एक्स को देख रहा है। सुनिए, मैं आपको अपनी डिबेट में नहीं बोलने दूंगा अगर आप इस तरह की, ये असहनशीलता है। यही राहुल गांधी के संस्कार हैं, यही सोनिया गांधी के संस्कार है जो आप दिखा रहे हैं, यही संस्कार है आकाश जी,
देश देख ले कि वो बात पूरी नहीं करना देते। कांग्रेस हत्यारी पार्टी और दंगा कराना चाहती है पूरे देश में, भाजपा को बदनाम करने के लिए, नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए। मेरे पास समय समाप्त हो रहा है। नरेंद्र मोदी का जितना विरोध करोगे, जितना झूठ बताओगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मेरे पास समय समाप्त हो चुका है। देश देख रहा है। पार्टियों को मेरे ख्याल से देश को देखने की, समझने की, करीब से सुनने की जरूरत है। आज का मुद्दा में आज इतना ही।